आप लोग इधर आए हैं। हमारे जो वर्कशॉप है दैट इज़ ऑन वीविंग हेरिटेज इनटू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, डिज़ाइन इनोवेशन, पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट रेडीनेस। हमारे साथ आज जुड़े हैं मोहम्मद साहिद साहब। ही इज़ एन IAS कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। मिस्टर अनुज शर्मा, फैशन डिज़ाइनर, बटन मसाला। Ms. Suchitra, let's have a huge round of applause for all of them. Ms. Suchitra Beniwal, Faculty Textile Design, Head Publication of National Institute of Design, Ahmedabad. And ऋषिकांत तिवारी जी जो रीजनल हेड है वेस्टर्न रीजन का FIO का, वो कुछ समय पे हमारे पास आएंगे। एंड आर्टिसंस जो हमारे साथ जुड़े हैं जामनगर से, बांधिनी एंड पटोला आर्टिसन फ्रॉम राजकोट, द हस्तकला टीम एंड अदर डेलीगेट्स, आप लोग सबको वेलकम टू दिस कॉन्फ्रेंस। में टीम को अभी रिक्वेस्ट करूंगा फ्लोरल वेलकम करें हमारी डिग्निटरीज को। Said sir is the 1998 batch Indian Administrative Service Officer of the Gujarat Cadre, Commissioner and Principal Secretary of Cottage and Rural Industries. To welcome Anuj Sharma ji. Anuj is the fashion designer, mainly works in the areas of craft development, sustainability. He is पढ़ाते भी है फैशन और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ फैशन। उनकी कलेक्शन जो है जापान, UK, स्वीडन और बांग्लादेश पे रिप्रेजेंट किया चुका है। लैक्मे फैशन वीक एंड मुंबई पे वो एक रेगुलर है जहाँ पे वो डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। और उनका जो फैशन कलेक्शन था वो 2007 से है। एंड आफ्टर हिज पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ अपरेल डिज़ाइन एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन and master in high performance sports and design at University of Derby, UK. He was awarded the Charles Wells India Trust Scholarship. So let's have a उनको अच्छी तरह से वेलकम करें। एक डिज़ाइनर आज वो बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा वर्कशॉप भी सर्व करेंगे। लेट्स वेलकम Suchitra madam ka. Suchitra madam is the textile graduate from School Leavers program at the National Institute of Design, Ahmedabad, 2003. With a decade of experience textile export industry, she is associated with Neeru Kumar Design Label, जहाँ पे वो हैंडलूम वीविंग और सरफेस डेवलपमेंट और डिज़ाइन कलेक्शन पे यूरोपियन बायर्स का साथ काम किए हैं, पेरिस पे, फ्रैंकफर्ट पे। हिज एथनोग्राफिक फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च स्पैन इन द श्रीनगर, वेस्ट बंगाल, बनारस, कच्छ, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। हिज पब्लिकेशन जो है हैंडमेड इन इंडिया 2007 और क्राफ्ट्स ऑफ उत्तराखंड 2018, एलन साइड पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन जो किया है एशियन प्रिंट कलर लैब पे NID से। वो आज हमारे साथ डिज़ाइनिंग के बारे में और बात करेंगे। तो इस जो कार्यक्रम है उसको शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मोहम्मद साहिद सर को, दैट ही कैन सर अपना वेलकम एड्रेस दे एंड देन हम उसको कंटिन्यू करें। सर, यस सर, इट इज सर, आप वहीं से बात कीजिए। गुड आफ्टरनून। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अगले 2 घंटे हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि पटोला को हम लोग इसकी ग्लोबल पोजीशनिंग कैसे करें। बहुत सारे लोग जो इस काम से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि पटोला का अपना की एक पहचान है इंटरनेशनली, बट काफ़ी सारे उसके लिमिटेशंस भी हैं। तो उसमें डिज़ाइनिंग है, पैकेजिंग हो सकती है, उसको कैसे हम लोग लोगों तक और जगहों तक पहुंचाएं। प्लस उसके अपने जो लिमिटेशंस हैं कि कुछ लोगों में ये आर्ट है, उसके अपने जो लिमिटेशन है, जो उसको हम लोग कितने स्केल पे बना रहे हैं, ये सब के बारे में भी चर्चा हो सकती है। बट अभी हम लोग इसको ग्लोबल पोजीशनिंग कैसे करेंगे, कौन से एरियाज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पे हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या जहाँ पे अभी चल रहा है उसको बेटर मार्केटिंग पोजीशंस कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने व्यूज़ भी रखेंगे। फिर हम लोगों ने काफ़ी एक लंबा समय रखा है कि आप लोग भी अपने विचार इसमें रख सकते हैं और इसमें आपका क्या
व्यू है, आपके क्या आइडियाज़ हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव रहे, इसके लिए हम लोगों ने इसकी इस तरह से फॉर्मेटिंग की है। इसमें सिर्फ एक्सपर्ट बोलेंगे और हम सब बैठ के सुनेंगे, वो फॉर्मेट नहीं है। हमारा फॉर्मेट है कि कुछ समय जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी बात रखेंगे, उनके क्या आइडियाज़ हैं, कैसे इस आर्ट को लोगों तक पहुंचाया जाए, और कैसे इसको जो एक टेक्सटाइल हेरिटेज या टेक्सटाइल का एक जो एक प्रीशियस थिंग होती है, जो हर एक लेडी उसको प्रिजर्व करती है कि ये मेरे पास एक पटोला है, तो उसको कैसे हम लोग जो है और बढ़ाएं। बाकी इसमें अपना कुछ लोगों का मतभेद हो सकता है कि इसको बहुत बड़े लेवल पे फैलाएं या क्या करेंगे, या इस आर्ट को और लोगों तक हम पहुंचाएंगे। उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं हो सकता है उनके अपने व्यूज़ कुछ अलग हों, लेकिन जब गवर्नमेंट काम करती है तो मेरा जो अपना मानना है कि इसके लिए चीज़ होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। हमारा एक ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, और जिनको रोज़गार मिल रहा है उनको एक अच्छे स्तर का रोज़गार मिले, वो भी हमारा काम होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये कला, ये सब में उसका एक कॉमर्शियल एंगल तो होता है कि उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाएं और एक सही रेट पे भी पहुंचाएंगे। और काफ़ी सारे यहाँ आर्टिजान्स भी हैं, वो भी अपने व्यू रख सकते हैं इसमें, उनके क्या आइडियाज़ हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा समय ना लेते हुए अभी हम लोग अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने जो कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात किया कि हम इस प्रोग्राम को इंटरैक्टिव रखना चाहते हैं, ताकि आप जो हमारा एक्सपर्ट्स है वो आपके साथ ज़्यादा बात कर पाए, और आपका जो क्वेश्चन है, आप जो जानना चाहते हैं उसके बारे में बात करें। हम उसको अ, एक डिज़ाइन एलिमेंट के बारे में बात करने के लिए हमारे पास डिज़ाइनर्स है, और उसके बाद हम कैसे इस प्रोडक्ट को आगे ले सके, इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये सब शुरू करने से पहले एक छोटा सा फिल्म है जिसके बारे में हम दिखाना चाहते हैं कि जो आप लोग जिस आर्ट फॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, बांधनी और पटोला, तो उसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म हमने बनाया कि कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए, और तुरंत उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारा पहला नो। ગુજરાતનું વસ્ત્ર ગૌરવ. ગુજરાતની આ ધરા હસ્તકલાના વિવિધ શિલ્પીઓની ભૂમિ છે, જ્યાં સંસ્કૃતિના રેશમી તાર અને પરંપરાના જીવંત રંગોના સમન્વયથી સર્જાય છે એક અવિનાશી વારસો. આ વારસો એટલે ગુજરાતની રણઘેલી બાંધણી અને ગુજરાતનો જ અપ્રતિમ પટોળું. ગુજરાતના હસ્તકલા જાણકાર જ્યારે વસ્ત્ર પર હજારો સૂક્ષ્મ ગાંઠોનું સર્જન કરે છે, ત્યારે તે કેવળ ડિઝાઇન નહીં પણ એક તપસ્યા બની જાય છે. બાંધણી એ ગુજરાતની આગવી ઓળખ છે. ભૌગોલિક સંકેત એટલે કે જીઆઈ ટેગ દ્વારા સંરક્ષિત આ કળા આજે તેની શુદ્ધતા અને મૌલિકતા માટે વિશ્વભરમાં પ્રમાણિત છે. બિંદુઓ દ્વારા રચાયેલી આ ભાત ગુજરાતની અસ્મિતાને વૈશ્વિક ફલક પર પ્રતિષ્ઠિત કરે છે. જ્યાં કલા અને ગણિતનો અદ્ભુત સંગમ થાય છે, તે એટલે પટોળું. પ્રાચીન કાળથી રાજવી વૈભવનું પ્રતીક ગણાતું આ વસ્ત્ર તેની અટપટી એક જ શૈલી માટે વિશ્વવિખ્યાત છે. પેઢીઓ વીતી જાય પણ જેનો રંગ અને ભાત અકબંધ રહે છે, તેવા અમૂલ્ય વારસાને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યું છે. આ સાતત્ય એ જ ગુજરાતની સાચી ઓળખ છે. સમગ્ર વિશ્વમાં આ હસ્તકળાની વધતી જતી માંગ, આપણા કૌશલ્યવાન કારીગરોની મહેનત અને દેશના આર્થિક સામર્થ્યનો વિજય ઘોષ છે. આજે જ્યારે વિદેશી ગ્રાહક બાંધણી કે પટોળું ખોલે, ત્યારે તેને એવું લાગે છે કે તેણે ગુજરાતની સંસ્કૃતિનો એક અંશ પોતાના હાથમાં ધર્યો છે, જે આપણા કારીગરોને જ આભારી છે. આ સમગ્ર પ્રયાસ વોકલ ફોર લોકલ, લોકલ ફોર ગ્લોબલના વિચાર સાથે સંકળાયેલો છે. આ પરંપરા એ આપણો ભૂતકાળ નથી, પણ આપણું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય છે. આવો તેને સાચવીએ અને આપણા આત્મનિર્ભરતાના સંકલ્પને સિદ્ધ કરીએ. થેન્ક યુ.
सो बांधनी जो एक टाई एंड डाई टेक्निक है, वो इंटरसेट जो कलर्स है और पटोला जो इकत है, उन दोनों के बारे में कैसे डिज़ाइन एलिमेंट को हम डाल सकते हैं और डिज़ाइनिंग के साथ क्या नया चीज़ हो सकता है, उसके बारे में बात करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अनुज जी को। एंड वो एक वर्कशॉप फॉर्मेट पे इसको करेंगे, आप लोग के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे और अपनी जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। वेलकम अनुज जी। You want to use this? हाँ, प्रेजेंटेशन बटन यस। बड़ा स्क्रीन तो बड़ा आज तो नहीं ठीक है, वो तो हो जाएगा ना। ऊपर में हो जाएगा। और हाँ, हाँ, नहीं इसमें हाँ नहीं ठीक है थैंक यू। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। साहिद सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ऐसे तो मैं कोई क्राफ्ट में कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट मैंने अपना एनआईटी ख़त्म करने के बाद पहला काम क्राफ्ट से ही चालू किया था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे नज़दीक में निफ्ट दिखा, निफ्ट वालों ने मुझे गांव गांव भेजा। तब मुझे ये समझ में आया कि अगर क्राफ्ट में कोई किसी की मदद कर सकता है तो वो खुद क्राफ्ट्समैन है। हम सब तो ऐसे बीच में मजे ले रहे हैं। अगर क्राफ्ट्समैन खुद क्राफ्ट्समैन की मदद नहीं करेगा तो मेरा तो अक्सर ये मानना है कि कोई भी इंटरवेंशन जो है, जो लोग बाहर वाले लोग आते हैं, हम जैसे लोग बाहर के हैं, एक तरह से देखा जाए तो काम करना चाहते हैं, इंटेंशन अच्छे हैं, यही बात है, मगर तकलीफ ये है कि क्राफ्ट है 2000 साल पुराना, 3000 साल पुराना, डिजाइन है 35 साल पुराना। अब 35 साल की क्या एक व्यक्ति कह रहा है कि 35 साल की जो इंडस्ट्री है वो आपको 2000 साल वालों को कह रही है, अब हम आपको बताएंगे आप कैसे बेचें, तो वो तो संभव है नहीं। अगर कहीं से कुछ भी अगर सही सवाल और इसका सवालों का जवाब जो निकलेगा वो आप सब लोगों के बीच से ही निकलना है, ये मेरा बेसिक मानना है। मैं तो डिज़ाइन का आदमी हूँ, तो मैंने डिज़ाइन जो एनआईडी ने सिखाया, थैंक्स टू एनआईडी जो सीखा उसकी वजह से एक प्रोडक्ट बनाया बटन मसाला। तो डिज़ाइन जो क्राफ्ट के अंदर जो थोड़ा सा इनोवेशन की जो आवश्यकता है, बाकी तो सुंदरता तो उसमें भरपूर है। भारतीय क्राफ्ट का मैं एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जब मैं इंडिया से बाहर एज ए डिज़ाइनर जाता हूँ और वहाँ पे 3 क्राफ्ट्समैन भी, जैसे 3-4 क्राफ्ट्समैन अक्सर वहाँ पे होते हैं इवेंट्स में, तो ऐसा झुक झुक के उनको प्यार मिलता है ना क्राफ्ट्समैन को, उतना हमें नहीं मिलता। जलन होती है हमें कि इतनी मोहब्बत और इतना प्यार उनको मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता, और डिजर्व करते हैं। और मैं जितने क्राफ्ट्समैन से मिला हूँ आज तक, बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। तो सिर्फ फर्क इतना है कि क्राफ्ट्समैन की मदद करने के लिए दूसरे लोग आ रहे हैं। मेरे को लगता है कि आप ही लोगों को अपना ही अंदर से निकाल के खुद ही जवाब निकालना होगा और लोगों को बताना होगा कि हमें ये चाहिए। आपको कोई बाहर से आके बताए, ये मेरे को लगता है नहीं ठीक है। मैं सिर्फ आपको आज के दिन में अपना एक प्रोडक्ट बताऊंगा जो मैंने काम किया है, जो कि एक एग्जाम्पल ही कैसे इनोवेशन से, क्योंकि क्या है कि डिज़ाइन एक तरह से डरा रहा है, कि डिज़ाइन डराता है कि आप नहीं कर सकते। फैशन के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि ये सब लोग डिज़ाइन के बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए मैं उनकी बुराई कर सकता हूँ यहाँ पे। क्राफ्ट्समैन ज़्यादा है और सरकार है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि डिज़ाइन के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है कि भाई डिज़ाइन नहीं कर सकते आप, कपड़ा है। एक भारत जो है फैब्रिक प्रधान देश होता था, फैब्रिक ही खरीदते थे, फैब्रिक ही बेचते थे, बीच में कोई और होता नहीं था। अब आगे डिज़ाइनर, हम आपसे कपड़ा लेते हैं और आगे जाके उसी चीज़ को 10,000 में बेच देते हैं। बनाया क्या हमने? शर्ट पैंट ही बनाया ना। पूरे शहर में या पूरे देश में घूम के देखोगे तो शर्ट पैंट कुर्ता पजामा सलवार यही प्रोडक्ट है। कोई ऐसा है नहीं कि कोई सलमान कोई अलग की कुछ पहन के मतलब घूम रहा हो, कपड़े तो वही बन रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि डिज़ाइन आप लोग भी अपने गांव में खुद भी कर सकते हैं, कपड़े वही हैं, नए कपड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्राफ्ट को अपने तरीके से देखिए, ये मेरा मानना है। इसमें डिज़ाइन का मेरे हिसाब से डिज़ाइनर को बीच में से हटाना है। ये डिज़ाइनर होके मैं कह रहा हूँ, कहेंगे नहीं क्योंकि हमारा धंधा ये, तो हम काहे को हटाएंगे अपने आप को। बट सत्य ये है कि अगर क्राफ्ट को आगे बढ़ना है तो डरने की बात नहीं है।
तो उसके लिए एक प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है वो बटन मसाला है। मैंने एक आदमी देखा था जिसने बटन गलत लगाए थे, तो मैं उस पे लोग हंस रहे थे, तो मैंने सोचा बहुत सारे बटन हो और बहुत सारे बटन होल हो तो गाज हो तो क्या होगा। तो मैंने एक फैब्रिक पे बटन लगाए और पट्टी पे बटन होल लगाए। समझ में आया? दिख रहा है क्या हुआ? वही कपड़ा ऊपर नीचे उसी बटन होल की मदद से हो रहा है। समझ में आ गया? तो यही मैंने दोबारा लगाया और इसको अब ये क्या हो गया? स्क्रीन कहीं किसी से कुछ स्क्रीन बंद हुआ, पावर बंद। हाँ ओके। तो मैंने ये एक फैब्रिक पे बटन लगाए दोबारा और इसको एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। यही गारमेंट आप देखते रहिए। देखिए क्या टेस्ट नहीं किया था। डॉक्यूमेंट लोड नहीं। एनीवेज पूरा है कि पढ़ाई 10 के आगे ले रही गिराता है गड़बड़ है। कोई बात नहीं, छोड़िए, कोई टेंशन नहीं। ये आप अगर कभी मौका मिले तो देख लीजिएगा। अगर इसमें है तो इससे कनेक्ट हो सकता है सर। ये वाला नेक्स्ट, ये वाला या नेक्स्ट? नेक्स्ट बेसिकली इसके बाद डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो हुआ ये कि ये बटन के प्रोडक्ट बनाए और लैक्मे फैशन वीक पर गया और वहाँ पे एक जो बटन का कॉम्बिनेशन है उससे नहीं करते 1.5 लाख वेरिएशन बनते हैं। इससे बढ़िया प्रोडक्ट आज तक दुनिया में बना नहीं है कि बटन के कॉम्बिनेशन से क्या क्या बन सकता है। तो हुआ ये कि मैंने मॉडल्स को बोला कि भाई आप कपड़े ये जो मैंने बनाया भूल जाओ, आप बनाओ। तो कहते हम नहीं बना सकते। मतलब क्यों? क्योंकि हम डिजाइनर नहीं है, अच्छा नहीं बना क्या होगा? इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जो भी होगा मैं खड़ा हूँ। मगर किसी ने मॉडल ने डिजाइन बदली नहीं। उस साल मैंने सारे अवार्ड जितने भी जीते, मगर ये रियलाइज हुआ कि डिजाइन बदलने से कुछ नहीं होता, माइंड सेट बदलना, कंज्यूमर बिहेवियर, माइंड सेट। जब डिमांड ही अच्छी नहीं होगी, जब इंसान मांगेगा ही नहीं अच्छा कुछ, तो आप बनाओगे और बना के रखो किसकी? जब कोई चीज की वैल्यू है, अब वैल्यू हम इंसान ही देता ना, तो कंज्यूमर में ही डिमांड नहीं है। तो इसलिए एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ये भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डिजाइन को इस तरह से कर दिया है कि अभी कुछ भी मांगता है। लोग आगे क्या मांगते हैं? भारी दिखाओ, तो पत्थर डाल दें, भारी कैसे दिखा सकता है? उनको ये भी नहीं पता कि काम में बारीकी दिखाओ, शब्दों का है ना, ये शब्दों का खेल है। तो अच्छे और सही शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी। भाषा, अच्छी भाषा। माइक्रोफोन में गड़बड़ हो जाएगा, चलेगा? सुनाई दे रहा ना आप लोग? तो हुआ ये कि ये मैंने काम चालू किया। अच्छा रिकॉर्डिंग ठीक है। हेलो। तो हुआ ये कि मैंने डिसाइड किया कि फैशन वीक में नहीं जाना, छोड़ देना है। तो अपने फैशन वीक के करियर के चरम पे मैंने कहा ये तो त्याग दो और चुपचाप काम करने लगो। तो मैं वापस आके सोचा कि क्राफ्ट्स में अगर बटन मसाला को यूज किया जाए, बटन और बटन होल को, तो कैसे होगा? तो मैंने कहा बटन तो कोई भी सिल सकता है, गाज भी कोई भी बना सकता है, तो आप लोगों को फिर वो यूज कर सकते हैं, क्राफ्ट्समैन यूज कर सकता है। एक फैब्रिक पे बटन लगा के उससे कुछ भी बनाओ, तो एक बैग, एक कपड़ा लेके बैग बन जाता है, बैग का शर्ट बन जाता है, शर्ट का कुछ और बन जाता है, वही कपड़ा बिना काटे। तो हुआ ये कि एक दिन मैं 2 बटन को रबर बैंड से जोड़ दिया। मैं थोड़ा सा ना राजस्थान का आदमी और काम करने की इच्छा नहीं होती मैं, तो मैंने वक्त बचाने के लिए 2 बटन को रबर बैंड से जोड़ लिया।
तो जोड़ा तो लगा कि यार यार ये तो इससे जुड़ जाता है, तो अपने गाज की जरूरत नहीं है, तो मैंने गाज को सिस्टम से हटा दिया, क्योंकि मैं डिजाइनर आदमी हूँ तो मुझे सस्ते में इधर उधर साइड से निकलना अच्छा लगता है। तो डिजाइन क्या चाहता है कि कन्वीनियंस लाए, काम में कहीं आसानी लाए, शॉर्टकट की जगह इंटरेस्टिंग तरीके ढूंढे। तो मैंने रबर बैंड से जब बांधा तो मुझे लगा कि ये तो रबर बैंड से जुड़ सकता है, तो धीरे धीरे समझ में आया कि रबर बैंड से बटन जुड़ सकता है, बटन को सिलने की भी जरूरत नहीं, बटन कपड़े के अंदर भी जा सकता है। तो मैंने धीरे धीरे बटन को कपड़े के अंदर डालना चालू किया, तो उससे ये बना। एक मिनट, अब मैं पकड़ता हूँ। नहीं सलीम भाई ने तो सुना हुआ है, इनके साथ काम किया हुआ है। तो ये आप देखिए कि इस तरह से इसमें बटन कुछ भी हो सकता है, पत्थर भी डाल सकते हैं, भारी भर सकते हैं, जैसे कंज्यूमर चाहते हैं ना भारी बना, वैसे पत्थर डाल सकते हैं। इसमें अपन ने डाला टिक्की सीक्वेंस, बटन को धीरे धीरे बदल दिया, क्योंकि बटन प्लास्टिक के बहुत ज्यादा है, अभी भी प्लास्टिक है बट रिसाइक्लेबल है। और रबर बैंड क्या है, रबर बैंड। अब इसको कहीं पे भी अपन बांधनी है या अजरक है, इसमें अपने पास में मोटिफ है, तो ये मोटिफ वाली जगह पे आ रहा है, तो अपने को कुछ मार्किंग भी नहीं करना, बंद गया ये सब। अब जब ये खुलेगा तो ये कपड़ा वापस लंबा हो गया। अब इसको जोड़ कैसे सकते हैं, हमारी मेरी इंटर्न आई है मॉडल, इसके ऊपर मैं करके दिखा। इन्होंने एक बांधनी का टॉप पहना हुआ है, इसमें कहीं सिलाई नहीं है और कहीं कटिंग नहीं है। कैसे जुड़ता है मैं बता देता हूँ, वैसे तो प्रेजेंटेशन दिखा के फिर करके दिखा रहा था, बट अभी इतने में ही अपने चलेगा, बाद में कभी और देखेंगे। ये एक कपड़ा है, इसमें सब जगह बटन लगे हैं, कम भी लगा सकते हैं, 4 बटन में भी हो सकता है। तो ये रबर बैंड है, इसी रबर बैंड को लेना है और आपको जहां भी मन करे वहां, ये जुड़ गया, जुड़ गया, ठीक है। अब इसको आपको लगे कि मुझे यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे, क्योंकि सब जगह रबर बैंड लगा हुआ है, बन गया, सिंपल है। इसमें अपने ना तो कटिंग हो रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टेक्सटाइल क्राफ्ट के अंदर ये है कि वेस्टेज का है। अब इसको अपन ने खोल दिया, इसको खोल दिया, अब इसका अपने दूसरा टॉप बनेगा। इसका फायदा क्या है कि ये जो टेक्निक है, इसके अंदर साइज का इशू नहीं है, एक साइज बनाते हैं, 5 लोगों को आराम से फिट आता है। तो ये जहां पे भी आपका मन करे, इसको ये जुड़ गया, ये वहां पे भी जुड़ जाएगा, और यहाँ पे भी। अब ये पूरा टॉप भी बनाना है, तो ये आपका बॉडी साइज के हिसाब से आपका ये पूरा टॉप बन गया, ठीक है। अब इसी को चेंज करके अपन, ये खुल गया, यहाँ से खुल गया है। अब इसका एक और टॉप बनाएंगे, उसके बाद में अपन बनता रहता है। अभी कपड़ा है, जहां जहां जा रहा है अपन इसको अपने को खुद ही बताएगा कहाँ से जुड़ेगा, कौन सा जुड़ेगा, अपने उसको पकड़ना है और ये जुड़ गया। ये आपका इस तरह से ये जोड़ते ही टॉप भी बन गया, और ये पीछे से इस तरह से पीछे से भी आपको जहाँ जोड़ना है ऐसे जोड़ना है, आपस में जोड़ना है, किसी को किसी के साथ भी जोड़ के आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये इसको पकड़ा और ये आपका, ये तो बैकलेस ट्रॉली बन गई। आपको क्या चाहिए, एक कपड़ा। अब इसको लंबा करना है तो क्या करना है, एक लाइन खोलो, लंबा। तो कितना लंबा हो सकता है, 42 इंच, समझे। तो इसको कोई भी पहन सकता है, कोई भी। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है रिवर्सिबल, कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोडक्ट है। लंबा करना है, छोटा करना है, विड्थ बदलना है, कुछ भी करना है, आप एक ही साइज और इसके अंदर 2 ही जॉइंट हुई है, कोई भी सीख लेता है। तो अभी हमने परसों नायरा के बाजू में
सब बहनों ने सीख लिया प्रोडक्ट बनाने और वो उसको रिपीट करके क्योंकि एक ओपन सोर्स टेक्निक है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीखिए और बनाइए और बेचिए। अच्छा, मैं क्यों चाहता हूँ कि आप बनाए, बात है कॉन्फिडेंस। आप अपना बना के जब बेचेंगे तो कंज्यूमर को भी सस्ता पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि बीच में से जो लोग आपके कपड़ों से शर्ट ही बना रहे हैं, वो शर्ट आप भी बना सकते हैं। एक जमाना था जब शर्ट बनाने के लिए गांव में सुविधाएं नहीं थी। अब ये वक्त आया कि जहाँ पे आप लोग हायर करें डिजाइनर को, डिजाइनर आपको हायर ना करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप डिजाइनर्स को हायर करें, आप 20,000 दें, 25,000 रुपए दें, आप उनसे, बट डिजाइन के नाम पे समझे कि डिजाइन में ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिक बेसिक प्रोडक्ट ही पहन रहा पूरा देश। जो पूरा देश है जो बेसिक प्रोडक्ट शर्ट ट्राउजर ही पहन रहा है, उसमें अतरंगी जेबें इधर उधर करने से डिजाइन नहीं है। प्रोडक्ट जो है वो तभी डिफाइन होगा जब आप उसको अच्छे से बनाए। एक शर्ट ही बनाए बट अच्छे से बनाए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। आपका फैब्रिक तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, टेक्सटाइल क्राफ्ट आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। पहले जब कपड़ा साड़ी और ड्रेपिंग ही था तब तो वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत था, आपने को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बट अब जो प्रोडक्शन के अंदर जो स्टिच गारमेंट पहने उसकी वजह से हमें ये तकलीफें बढ़ गई और बीच में बहुत सारे लोग आ गए। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बीच में से वो हटा के, तो अभी ये अलग अलग प्रोडक्ट आप देखेगा, इसकी जॉइनरी भी साइड में बटन से ही है। आप एक दूसरे को आगे दीजिए तो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका यहाँ पे अटैचमेंट है ये साइड में, इसको जब खोलेंगे तो ये खुल के अलग हो गया और ये ऊपर। तो इसको कोई भी चीज को साइड से खोल के और अटैच किया जाता है। इसको ज्वाइन करने का एक सिंपल तरीका ये लिया, अब इसके अंदर आपने कुछ भी डाल के ये बांधा और ये बन गया। तो इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, कुछ 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा काम लगता नहीं है और आगे उसमें सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। 2-4 बार प्रोडक्ट बनाएंगे तो बनता जाएगा। एक ये 2 छोटा सा और प्रोडक्ट है जिसमें मैं कपड़े के तौर पे दिखाता हूँ ताकि इसको कपड़े की तरह यूज किया जाएगा। ये 2 गमछे हैं, क्या है, चेक्स है। तो आपको चेक्स पे बटन लगे, सिंपल है। इतना तो बांधने वालों को तो समझ में आ गया कैसे बांधना है, सिंपल सा बांधना है। इसको लिया है, इसको खोलेंगे और बांध दिया, जगह जगह एग्जैक्ट जगह पे डॉट पे बांधना है, तो ये बंध गया है। अब इससे अपने को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो ये कैसे बनेगा, 2-3 तरीके से। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे भी बन सकता है। इसमें करना क्या है, ये लिया और इसके साथ जोड़ दिया, ये लिया और जुड़ गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। अब अगर आपका मन नहीं कर रहा है ऐसे पहनने का तो इसको घुमा के आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसको जहां 4 जगह जोड़ना है इसको आप इस तरह से यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे रख के ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे एक बटन लगा के ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो अगर इसको जोड़ना है तो इसमें अगर इसको चेंज करना है डिजाइन थोड़ी सी, इसको उठा के कुछ करना है तो ये एक बटन लिया, ये लिया, इसके साथ में ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया। एक जॉइनरी सिस्टम है। एक जॉइनरी सिस्टम से कितना, तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। जब आप कपड़ा आप जब काम कर रहे हो आपको, मुझे कभी कभी लगता है कि बांधनी जो इतने सालों से लोग बांध रहे हैं, इन्होंने कभी ये सोचा क्यों नहीं कि 2 चीजें इससे जुड़ भी जा रही है। तो अगर अपन साइड में आउटलाइन पे जोड़ते भी चले जाएं तो कपड़ा तो जुड़ रहा है ना, खोलना क्यों है, खोलना पड़े बाद में देखने के लिए, बट बांधते वक्त कभी किसी को समझ में नहीं किया है इतने 1000 सालों में कि इसको जोड़े। तो जुड़ने के लिए सिलाई की जगह यूज भी किया जा सकता है। अब मुझे सब लोग कहते हैं ये बांधनी से इंस्पायर्ड है, क्या बांधनी से नहीं है, मगर बांधनी में होता ही है। यही टेक्निक जो मैंने बनाई है बांधनी में होते आई है, बट किसी ने देखा क्यों नहीं। तो एक नजरिए का सवाल है कि जब आप काम करते करते थोड़ा रुक के थोड़ा दूर से कोई चीज देखते हैं ना, पर्सपेक्टिव जिसे बोलते हैं, हम बहुत ना नजदीक से एक ही चीज को लगातार देखते रहते हैं। तो बहुत जरूरी है क्राफ्ट के अंदर कि आप जो काम कर रहे हो ना उससे थोड़ा दूर जाए, थोड़ा पहाड़ चढ़े, थोड़ा नदियां घूमे, थोड़ा देश विदेश इधर उधर गाए घूमे। मतलब क्राफ्ट का मतलब ये नहीं कि क्राफ्ट में इतना घुस जाए कि आपको उसके अलावा कुछ समझ नहीं आए। पर्सपेक्टिव, नजरिया बदलना है तो थोड़ा दूर और नजदीक उसके आजू बाजू घूमना पड़ता है। तो
ये मेरा ऐसा सोचना है कि ये चीजें होती है आपके पास में, कई सवालों के जवाब आपके आजू बाजू मिलते होंगे, उसमें थोड़ा सा साइड में चल रहा है ये। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया ना प्रोडक्ट। अब क्या क्या बनता है मैं दिखा देता हूँ इससे, ताकि कुछ सवाल तो नहीं है इसका। इसको धो सकते हैं मशीन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैंड वॉश कर सकते हैं, ये निकलेगा नहीं। 7 से 10 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। या नो प्रॉब्लम, नो। प्लास्टिक तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रबर बैंड का इश्यू होता है, बट दिस इज अ स्पेशल, ब्रेसिस के अंदर यूज होते हैं रबर बैंड, वो यूज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमने 15 साल से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अभी तक सिर्फ 5 लोगों ने 7-8 साल बाद बोला कि थोड़ा रबर बैंड निकल गया, बदल दो, तो हम बदल देते हैं। तो ये इस तरह से हमने एक्चुअल प्रोडक्ट बनाया था। अच्छा, ये उल्टा जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, इस तरह से एक ही प्रोडक्ट बदलता जा रहा है। फिर हमने फैशन वीक किया शो, तो शो में इन मॉडल्स को बोला था और इन्होंने इस तरह से ये प्रोडक्ट्स बने थे। नो नो, आई मेड दिस, दे डिडंट चेंज। उन्होंने बदले नहीं, मैंने बोला था बदलने को, उन्होंने बदले नहीं, डर के मारे बदले नहीं। बट इससे समझो कि 2.5 लाख से, मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज है कि आप अभी बनाना चालू करो तो मरने तक अगर बनाते रहोगे तो इसमें पॉसिबिलिटीज खत्म ही नहीं होगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, 1000 बटन है, 50-100 रबर वो बटन होल है, तो कॉम्बिनेशन। तो हुआ ये कि जैसे ये 17 गारमेंट मैंने बनाए आधा घंटे में, 2 ही पीस से शूट करते करते। ये मैंने सोचा कि बटन और बटन होल को जब क्राफ्ट में यूज करेंगे तो क्या होगा, तो वही चीज आपका स्कर्ट बन जाता है, स्कर्ट से आपका बैग बन जाता है। तो मैंने बाटिक यूज किया, कि बाटिक को कैसे यूज किया है, एक बैग बनाया, बैग का वो बना। आप देखेंगे लास्ट में रबर बैंड यूज किया, रबर बैंड का यूज यहाँ आया, और उस रबर बैंड से जो बदलाव आया उससे नया प्रोडक्ट बना। तो ये धीरे धीरे मैं इसके अंदर ट्रायल करता रहा। तो बहुत ज्यादा बटन की जरूरत नहीं, 5 बटन के अंदर भी हो जाता है। बट क्योंकि बांधनी है, अजरक है, पटोला है, आप मोटिव को यूज करके कर सकते हैं। तो अभी हमने जो कुछ प्रोजेक्ट किए उसमें हम क्राफ्ट्समैन को सिखाते हैं, उनके बच्चों को सिखाते हैं, बीवियों को सिखाते हैं। तो वो जो 1000 रुपए का कपड़े में जो गारमेंट बनता है, वो चीज आप वो 3000 में बेचते हैं, है ना। तो घर बैठे 2 घंटे के अंदर घर पे बैठ के कोई भी बना लेता है 2 से 3 घंटे में एक प्रोडक्ट को, और जब ऑर्डर आता है तभी उसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से गमछा, चेक्स, अब इसके अंदर और भी कुछ चीजें डाली जा सकती है। तो उस तरह का एक्सपेरिमेंट है कि इसमें क्या क्या डल सकता है। इसमें प्लास्टिक कप्स है, इसमें कुछ भी फॉर्म आ सकता है। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये अदरवाइज अवेलेबल नहीं है, तो इससे वॉल्यूम क्रिएशन, स्पेस क्रिएशन। इसके अंदर मेटल भी डलता है, बॉक्सेस में आता है। आपको अगर किसी पिकनिक पे जाना है तो अपने सैंडविच, ये दाबेली वाबेली इसमें भर के अपने घर साथ में ले जा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब तो ये थोड़ा अजरक का, जो थोड़ा सा अजरक पे है पूरा। तो किसी ने कहा दुनिया डूबने वाली है, मैंने कहा दुनिया डूब जाए मैं तो नहीं बनने वाला। तो मैंने उसी टेक्निक से बोट भी बनाई है। तो ऐसा नहीं कि हमें बोट बनाना आता है, बट अपने को पता है कि रबर बैंड और बटन डालने हैं, बटन की जगह क्या डालना है। तो आप इसके अंदर आप सोलर पैनल डाल सकते हो, बैटरीज डाल सकते हो। तो जैकेट्स बनाई, मेटल दिया बत्ती अपने जो करते हैं उसके जो इस्तेमाल होते हैं वो सब अटैच हो जाता है। सो इस सिलाई में जो जो अवेलेबल पॉसिबल नहीं है वो सब इतनी आसानी से अटैच हो जाता है। 3D स्ट्रक्चर्स, मिरर वर्क, इतना आसान है मिरर वर्क इससे कि मैं करता ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैं करूंगा तो मिरर एक्चुअल वर्क का कितना वैल्यू खत्म हो जाएगा। बट इतना सुंदर और इतनी आसानी से होता है कि मैंने इसको करता ही नहीं, बहुत ही कम जगह पे इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि क्राफ्ट्समैन बहुत मेहनत से करता है। बट ये लिटरली वेस्ट है। ये दो दो कुशन कवर है, कुशन कवर से कैसे इतने सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये बांधनी, ये अजरक में है, ये अजरक में हमारा हस्तकला के साथ शो था, उसमें उसके प्रोडक्ट्स है। ये बांधनी है, बांधनी में इसका इस्तेमाल ये सलीम भाई के साथ में किया था। उसमें मेरा डिस्कशन ये था कि एक छोटी बांधनी तो सभी करते हैं, अब छोटी बांधनी करने वाले 30, 50, 100 लोग हैं, बाकी 5000 कारीगर
को क्यों छोटे छोटे के चक्कर में करो, मत बड़ा भी बनाओ, मत प्यार से बनाओ। किसी को थोड़ा ना कहता कि बांधनी बड़ी बुरी होती है। तो मैं बड़ी बांधनी के साथ है, मैंने कहा सलीम भाई बड़ा बनाओ, कोई टेंशन नहीं, अपने बांधनी बड़ी करेंगे बिना घबराए, मत प्यार से कितना दिल लगा रहे हो उसके ऊपर है, छोटी बड़ी से कोई लेना देना नहीं है। छोटी तो किसी ने कहा छोटी छोटी छोटी, अभी लोग कह रहे हैं कि पिज्जा छोटा छोटा कि पिज्जा बड़ा बड़ा, तो डोसा छोटा छोटा कि डोसा बड़ा बड़ा, तो कहेगा 75 फीट का डोसा बनाएंगे। बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो जितना बना रहे हो अच्छे से प्यार से बनाओ। तो जो जो क्राफ्ट का खेल है वो प्यार का है, मोहब्बत से, दिल से। और दूसरा जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि अपने लोगों के लिए बीच में बढ़ाओ, ये जो बीच में नहीं बढ़ रहा ना, ये प्रॉब्लम है। जिनको मोहब्बत ही नहीं, वो क्या ही खरीद के कर लेंगे, पहन के कर भी क्या लेंगे। तो जिनको मोहब्बत है उनको बेचो, वो मोहब्बत के लोग आजू बाजू इकट्ठा करो कि जो मोहब्बत करते क्राफ्ट से वो आजू बाजू आए। तो ये हमारा वो है, ये शो था हस्तकला का बड़ा खूबसूरत, और ये बिना कटिंग स्टिचिंग का प्रोडक्ट है। ये कपड़ा वेस्ट ही नहीं जाता, खोल के वापस इनको कपड़ा मिल जाता है। हाँ, ये तो अपना छोटा बड़ा कुछ डालोगे अपना आप निकलता है, कोई कटिंग नहीं है। कटिंग कहीं पे सीजर यूज ही नहीं हुआ है। 2 मीटर ले लिया, 3 मीटर ले लिया, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और ये एक दिन में सीखा जा सकता है। तो मेरे को लगता है कि अभी टाइम आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक और 4-5 प्रोडक्ट दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। साड़ी बनती है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये वेस्ट साड़ियों से प्रोडक्ट बनते हैं। वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डलता है, ज्वेलरी बनती है, बैग्स बनते हैं बनियान से, बनियान ही है ये तो, बास्केट बनती है, जूते बनते हैं, पर्दे बनते हैं, लैंप बनते हैं, फर्नीचर बनता है। तो ये सब का प्रोडक्शन का एक्सटेंशन है कि आपको अजरक बांधनी इन सब में भी आ सकता है और आप घर पे बैठ के बना सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ये झूले बनते हैं फ्लावर से, जो सर आपको फ्लावर दिया है उससे 10,000 फ्लावर से ये फर्नीचर बनता है। हेड गियर्स बनते हैं, पगड़ियाँ बनती सुंदर इतनी, गाँव में पगड़ियाँ पहन के घूमना चालू करो उतना ही बहुत है, मजा आ जाएगा। बच्चों को सिखाता है, ये बच्चों ने बनाया हुआ है। रेनकोट्स सड़कों पे 2-2 घंटों में रेनकोट बच्चे बना लेते हैं। ये अफ्रीका के अंदर हमारा काम है, ये स्वीडन के अंदर है, ये अपने अजरकपुर दमड़का में क्राफ्ट्समैन है, उनको सिखाया हुआ है, इनके बच्चों ने सीखा है। ये उनके बच्चों ने कहा हम नहीं जा रहे स्कूल, हम तो ये करना है, एक दिन में उनका बनाया हुआ है। ये खमीर के अंदर का क्राफ्ट्समैन है, उनका पहला दिन का 2 घंटे का काम है ऐसा टॉप। ये NGOs है, ये ट्राइबल एरियाज है। इस तरह से ये क्राफ्ट्स, ये सब अलग अलग लोगों के काम है। अभी मैं ये बच्चों का काम है 2 घंटे का स्कूल के अंदर। हाँ ठीक है, तो अभी इतना आज के लिए काफी है, थोड़ा मेरे को। हाँ, हम लोग फिर वापस आएंगे। हाँ, बट वी विल डू समथिंग टुगेदर। थैंक यू सो मच। बाकी हम सवाल जवाब बाद में करेंगे। थैंक यू। आई थिंक अनुज का जो जादू था कि कैसा हो सकता है कपड़ों के लेके हम क्या नया डिज़ाइन कर सकते हैं और क्या हो सकता है, आई थिंक सो नाइस। ये हम लोग डिस्कशन आगे रखेंगे और हमारे साथ आर्टिसन भी जो जुड़े हैं, सलीम भाई है, उन लोग से भी हम लोग बातचीत करेंगे। बट अभी मैं बुलाना चाहता हूँ सुचित्रा मैम को एंड सी विल टॉक अबाउट कि वो डिज़ाइन के साथ प्रोडक्ट वैल्यू का ऊपर पैकेजिंग का थ्रू हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम को आप लोग से बात करने के लिए, और आप लोग का सवाल जवाब रखिए, हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें कनेक्ट करना नहीं, इनका पुराना में था, इस पे कनेक्ट कर। है। एक मिनट कौन सा सर? मैम का प्रेजेंटेशन इसका अंदर है। इसमें 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 This is good. Oh, this is good. माइक्रोफोन देखो मैम। Sorry, वो वाला बटन। देखिए
सबको नमस्कार। मैं राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान जो कि अहमदाबाद है वहाँ से आई हूँ। मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर बाय ट्रेनिंग हूँ। हमारा संस्थान क्राफ्ट के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट टेक्सटाइल्स उसका बहुत बड़ा फोटे रहा है। जबकि ये पहले अहमदाबाद में ही शुरू हुआ था, अब एक गांधीनगर में भी है और एक बैंगलोर में है, और अब कुछ सालों से हम लोग 5 और जगहों में हैं। पर जिस शाखा से मैं आई हूँ वो अहमदाबाद की है। हम लोग की सर्विसेज डिज़ाइन में, क्राफ्ट सेक्टर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जुड़कर है। चाहे वो उस्ताद प्रोजेक्ट कहला ले, जो कि बहुत बड़ा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ का प्रोजेक्ट है, चाहे वो ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग और रिसर्च का प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेलवे सेंटर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, और हम लोग कंटिन्यूइंग एजुकेशन और ट्राइबल क्राफ्ट्स मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी बहुत काम किया है एंड करते आए हैं। ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग जिसके लिए मैं आपसे बात करने आई हूँ, मैं उसके बारे में एक चीज़ आपसे बात करना चाहूँगी कि कहानी सुनाना डिज़ाइन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। जैसा कि आपने अभी देखा भी कि कैसे आप अपनी कहानी सुनाते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये प्रोजेक्ट एनआईडी ने सेंट्रल सेक्रेटरीट जो बना था दिल्ली में, मेन सेंट्रल विस्ता पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग बनी थी, उसके लिए सोवेनियर डिज़ाइन किया था। जब विदेश से भी लोग आते हैं हिंदुस्तान, डिग्नेटरीज आते हैं, जैसे अभी 26 जनवरी पे आएंगे, तो देर इज ना केवल क्राफ्ट में, हर जिंदगी के पहलू में हमें ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम उसको हर वक्त ब्रांडिंग नहीं बोलते हैं। तो सोवेनियर्स इज वन पार्ट, एक तरीका होता है वो ब्रांडिंग को दूसरे तक पहुंचाने का, वो मोमेंटोज एंड वो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा साड़ी ही बेचें, ज़रूरी नहीं है कि पटोला सिर्फ साड़ी के रूप में जाए, जो कि आपको पता है क्योंकि आप लोगों ने उसके छोटे प्रोडक्ट्स बना के भी बेचे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं, अभी भी ऑनगोइंग है, जिसमें हमने अभी सिर्फ 7 या 8 क्लस्टर्स करे। 25 क्लस्टर्स है बट एग्जीक्यूटेड सिर्फ अभी 7 या 8 क्लस्टर्स में हुआ है। इज इन क्राफ्ट फॉर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। तो ये केरला से लेके पेपर मैशे श्रीनगर, हमने सब जगहों में काम किया। ये कंप्लीटेड 7 है, बाकी 25 में चल रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गवर्नमेंट के लिए करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी। ये एक बहुत बड़ा म्यूजियम है अहमदाबाद में, ऑटोमोबाइल का, हेरिटेज ऑटोमोबाइल का प्राइवेट म्यूजियम है, एंड उनको भी अपने लिए ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग चाहिए होती है। नाउ जब कोई ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग की बात करता है तो वो उस मोमेंट से शुरू हो जाता है जहाँ पे आप अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे आप अपना, कि मेरा छाप क्या है, मेरा छाप, मेरा नाम किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, मेरी वस्तु को मैं किस तरीके से पैकेज करके दे रही हूँ। एक होता है प्रोटेक्शन पैकेजिंग, कि हाँ हम प्लास्टिक में डाल रहे हैं, सिलिका जेल डाल रहे हैं, इतने पैकेट इतने बॉक्स में आ रहे हैं। पर एक होता है कि उसको जब इंसान खोल के छोड़े भी तो रिकॉल वैल्यू क्या आएगा, उसको याद क्या आएगा, कोई जानना चाहता है कि लेबल कहाँ पे दिख रहा है। ये एक्चुअली इस वक्त हमारा सबसे बड़ा ब्रांडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भारत सरकार अपने 15 अगस्त और रिपब्लिक डे के लिए इनवाइट्स भेज रहा है। वो पूरा का पूरा एनआईडी एग्जीक्यूट कर रहा है और सिर्फ क्राफ्ट से एग्जीक्यूट कर रहा है। मैंडेट गवर्नमेंट से आके होता है कि इस साल नॉर्थ ईस्ट के क्राफ्ट से करेंगे, इस साल साउथ के क्राफ्ट से करेंगे। तो क्राफ्ट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर गवर्नमेंट टू सेंड कि हमारा मैसेज कि हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैंड से कर रहे हैं, मशीन से नहीं कर रहे हैं, यूनिक है, ह्यूमंस जुड़े हुए हैं उससे। तो इस चीज को याद रखते हुए हम उस चीज पे आते हैं जो चीज के लिए हमारी एक्सपर्टीज यहाँ पे है। जो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी एक्सपर्टीज हस्तकला की है, हाथ की है, और बांधनी जैसा क्राफ्ट, चाहे कोई भी मशीन बना लो, बांधा तो हाथ से ही करना पड़ेगा। एंड आप, मेरे को नहीं पता कितने लोग यहाँ से अहमदाबाद गए होंगे, बट एक म्यूजियम है वहाँ पे, कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स। एक ज़माने में वहाँ पे सारा भाई मिल होती थी, कैलिको मिल जो कहलाती थी, जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें उनका काफ़ी सारा योगदान रहा था सरकार के साथ।
उनका एक म्यूजियम है, और जो यहाँ पे पीसेस हैं वो देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं, पर वो देखने इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कॉपी करना है, किसी और हस्तकला में कॉपी करना है, मशीन से कॉपी करना है, हाथ में कॉपी करके करना है, प्रिंट करके करना है, ड्राइंग करके करना है, पर बांधनी नहीं कर सकते। एंड मेरे लिए सबसे टचिंग इंसिडेंट ये था कि जब मैं कला रक्षा विद्यालय में कुछ टाइम के लिए पढ़ाने जाती थी, आज के डेट में वो आर्टिजन बहुत बड़े आर्टिजन हैं कच्छ के, वो अपनी वाइफ को, उनकी नई नई शादी हुई थी, ही वांटेड कि मेरे को उसका अपॉइंटमेंट करके दो, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल है, म्यूजियम फ्री है, आपको डेट फिक्स करनी पड़ेगी। आज के ज़माने में ईमेल और वेबसाइट से होता है, उस ज़माने में सिर्फ सुबह 10:30 बजे पहुंच जाते थे, फ़ोन से तो हो जाता था। वो अपनी वाइफ को वो महीन काम दिखाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि बांधा तो विमेन ही करेगी, आदमी तो नहीं करते, डाइंग ज़रूर आदमी करते हैं, पर बांधा तो विमेन ही कर रही है। भले ही आज डाइंग भी विमेन कर रही हैं, वो अलग स्ट्रेंथ है और वो अलग टॉपिक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि हमें महीन काम करना है, हमें उस तरीके से उसको ब्रांड करना है, वो हमें पता था और हमें पता है, और उसका भी खरीदार है, और उसको कहाँ बेचना है वो जानना जरूरी है। मैं किस चीज को कहाँ बेच रहा हूँ। जब चाय है, चाय भी कल अलग अलग जगह अलग अलग दाम से बिकती है ना, तो वो सारा चाय नहीं बदलती है, ब्रांडिंग बदल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी कहानी क्या बताना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के पीछे, वो जरूरी है। अब थोड़े से मैं बीच बीच में कुछ पूछना और बोलना आपसे सुनना चाहूंगी। ये जो प्रोडक्ट है ये घरचोलू का इमिटेशन टाइप है, घरचोलू नहीं है, पर उसके कॉपी टाइप का है, जिसको उसके सेम जिसको नहीं पता है, मेरे जैसा जो गुजरात का नहीं है, वो खरीद के ले जाएगा अगर आप मुझे घरचोलू बोलोगे। बांधनी में बनारसी मिक्स करके, बनारसी के ऊपर बांधनी करके लोग शादी ब्याह में पहनते हैं। हाँ, चनिया चोली, और ये शादी के टाइप का है। इनके दाम क्या होंगे आपके हिसाब से? इनके दाम क्या होंगे? हाँ हाँ, सिल्क है, अनुमानन सिल्क मान लीजिए। कितने में बेचना चाहेंगे? बेचना कितने में चाहेंगे? कॉस्ट नहीं पे हम उसको ना आवाज नहीं आ रही। होलसेल में मैंने 7,000 में बेची। ठीक है, और ये है ना डुकियन सिल्क है, ओरिजिनल सिल्क नहीं हाँ। है। ये सस्ते वाला है, यानी कि 3-4 हजार। हाँ, तो अहमदाबाद में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बांधनी बेचते हैं, पटोला बेचते हैं, आपका भी काम वहां जाता है। ये पीस प्राइस पे 24,000 है, बिक्रा 5,000 में है। उस पीस पे मैं वापस आऊंगी जो पहले वाला है, इसको मैं वापस एक और कॉन्वर्सेशन में थोड़ा आगे लेकर आती हूँ। तो ये ऑनलाइन कोई 15,000 में बेच रहा है, पर आपकी आंख ने पहचान। अभी जस्ट मेरे पड़ोसी है, उसकी लड़की की शादी है, रियल जरी का घड़चोरा 30-35 हजार, अप्रोक्स 40 हजार में बिक रहा है। वो जो अहमदाबाद की एक कोई है ब्रांड, उसने 2.5 लाख का बेचा है। हाँ, मेरे पड़ोसी ही लेकर आए हैं, मेरे पड़ोसी। हाँ, तो आपको पहचान है, फिर भी एक प्रीमियम पे कर रहे हैं ना आपके उसके पड़ोसी है, को। उसके ससुराल वाले अहमदाबाद में ही रहते हैं। हाँ, उसी ने 2.5 लाख का परचेस किया है। हाँ, अप्रोक्स कीमत है उसकी 30 या 40 हजार, हाँ, होलसेल रेट। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम होगा तो 50 हजार। हाँ, उसका 2.5 लाख 80 भी मैं मान लूं, डबल ले लो, पर 2.5 और 80 में तो बहुत फर्क है ना। तो ये कहानी, इसमें मुनाफा किसके पास गया? आपके पास तो नहीं आया। वो दुकान ने लिया, वो बिजली उसमें गया, वो सड़क पे गया। हाँ। हमारा तो नहीं। आपने भी आपका लिया ना मुनाफा, तो फिर दूसरे को क्यों देखने जाए? उसका अपना खुद का नहीं expense नहीं, होगा। वो ठीक, नहीं, ये लोग बोल रहे वो हैं, ठीक है, बोल रहा है, ये बोल रहे मैं हैं, आ तो रही हूँ। नहीं, आई हाँ। एम कमिंग आउट ऑफ दैट। ये जैसा काम है, ये जो काम हमने यहाँ देखा था, इसमें सिंगल कलर है, ये डबल कलर है,
कितने कस्टमर को समझ में आता है कि जब हम डबल कर रहे हैं वो थोड़ी महंगी हो रही है? वो कितनों को आप बता पाते हो? कितने को जो आप जिसको बेच रहे हो वो समझ पाता है? तो मैं दो लोगों का, सॉरी द माइक ओनली पे, तो मैं दो एग्जांपल्स लेके बोल, हाउ डू यू पुट इट, हाँ, तो दो एग्जांपल्स लेके अगर मैं बात करूं, एक ब्रांड है जो बहुत पुराना ब्रांड है, एनआईडी की ही एलुमनाई है, बंदेज का जो ब्रांड है, एंड उन्होंने उस समय शुरू करा था बांदनी को कंटेम्प्रेरी बनाना, जिस जमाने में जो बंदेज का बांदनी है वो उन्होंने उस पॉइंट से शुरू करा था कि शादी में तो घर चोलू पहनने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, पर बांदनी को हमेशा इतना ट्रेडिशनल माना गया है कि उसको ऑफिस वेयर तक खींचना कैसे पॉसिबल है। और एक तरफ आप, हाँ, कच्छ के आर्टिजन है, राजकोट में और जामनगर में नहीं आई हूँ इतना, अजीज है जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, अजीज ने उसको बोला कि मैं तो इसको कला बना के बेचूंगा, मैं उस पे ले जाऊंगा कि जहां दोनों ने ट्रेडिशन को ब्रेक करा है। जरूरी नहीं आप ब्रेक करना चाहते हो और जरूरी नहीं है कि वो करना चाहते हो, पर उससे आप क्या कर सकते हो? तो आप उसके साथ आप ट्रेडिशन भी बेच सकते हो, पर कैसे उसको सेल करते हो? तो जो ये साड़ियां हैं, जब ये इनका काम जो है इससे कई गुना ज्यादा है, ये जो साड़ी है वैल्यू में इससे कई गुना ज्यादा है, पर इसको किस प्राइस में बेच रहा है बंदेज? ये बंदेज का है। तो जब आप, ये याद है साड़ी और ये याद है कुर्ता, कॉटन का कुर्ता, गज्जी का सिल्क। फर्क इसलिए हुआ क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप प्रोडक्ट की कहानी बदल रहे हो, आप ब्रांडिंग और पोजिशनिंग बदल रहे हो। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को, काम उतना ज्यादा नहीं है काम, बल्कि इसमें क्वालिटी भी कम है, बांधा भी डॉट का क्वालिटी भी कम है, पर खरीद रहे हैं। तो जब आप ब्रांडिंग की सोचो, एक तरफ ये है, एक तरफ अजीज है, अजीज उसमें कहानी बताता है। अजीज इस क्वालिटी की बांधनी बेच रहा है जो बीच में वो आप देख रहे हो, वो बांधे का काम खुला भी नहीं है, पर ये हर पीस इससे नहीं बिकेगा, इससे अजीज का प्रोडक्शन नहीं चलेगा, इससे हर औरत को काम नहीं मिलेगा, पर इससे 10 और लोग अजीज के पास आएंगे। तो आपके इंस्टाग्राम पे आप जो दिखा रहे हो वो लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए, वो बेचने के लिए नहीं है, वो अपने तरफ लाने के लिए। वो खरीदने वाला एक ही होगा। अंबानी की शादी में राजकोट, पाटन पटोला गया था, सॉरी, ओके, नॉट राजकोट पटोला, सिर्फ हाँ राजकोट भी गया था, सिर्फ नेक पीस और पॉकेट्स पे पटोला का पीस गया था, पर उससे 10 और लोग आए कि अरे हमें भी चाहिए पटोला। तो मार्केट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आप कहाँ पे अपनी कहानी बता रहे हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये जो प्राइस पॉइंट है ये आपका रेगुलर का है, ये आप ही लोगों के ब्रांड्स से गई हुई प्रोडक्ट्स हैं, पर जब उसको बंदेज उठा के, जबकि ये सिंगल, इसमें काम एक्चुअली कम है, जो आप वो काम देख रहे हो उससे कम है, पर जब उसको वो ये बना देता है वो ऑफिस वेयर में आ जाता है। जो आप लेफ्ट पे 2 पीसेस देख रहे हैं, ये विश्वकर्मा एग्जीबिशन 1983 में, नहीं 1978, नहीं 83, आई मे बी रॉन्ग इन द ईयर, के बने हुए पीसेस हैं। वो आज तक राजकोट में बन रहे हैं, ये वाले बनते हैं ना दोनों आपके यहाँ पे, एंड ये अभी भी सेल करते हैं, बिकॉज ऑफिस वेयर में पटोला लाना बहुत मुश्किल का काम है। तो क्योंकि कोई आपका ये पहन के ऑफिस नहीं जाएगा, इवनिंग वेयर में जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग, पर प्राइस इसमें भी जो दुकान है वो उतना ही कमांड कर रही है, क्योंकि वो इक्कत बेच रहे हैं, उस हाई एंड पे बेच रहे हैं। उन्होंने एक चीज करी जो कि शायद एज अ प्योरिटन, एज अ टीचर, एज एन एकेडमिशियन, मैं अपने बच्चों को मना करूंगी, स्टूडेंट्स को, कि मत करो। अगर आप उस तरफ का पिक्चर देखें जो बिल्कुल राइट पे है, जिसमें रंग हटा दिया है, बिल्कुल ग्रे कर दिया है, वो उनके लिए बिकेगा आसानी से, ऑफिस में बहुत आसानी से बिकेगा, पर उसमें पहचान खत्म हो गई है।
तो ये लाइन की कहाँ पहचान खत्म हो गई है वो डिजाइनर कई बार ध्यान नहीं देता है, पर ये आपको अपनी ब्रांडिंग में ध्यान रखने की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स आज के जमाने में रिलायंस आ चुका है, वो सब जगह सबसे खरीद रहा है, स्वदेश इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि आई एम श्योर यहाँ से भी कुछ लोग उनको सप्लाई कर रहे होंगे। पर जो ये नैरेटिव वाली चीज अजीज ने शुरू करी है अपने इंस्टाग्राम से या बंदेज ने करी है अपने ब्रांड से, वो एक अलग वे ऑफ ब्रांडिंग एंड स्टोरी टेलिंग है। और अगर आप उस तरफ सोचें तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं जहां पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे कितने लोगों का अपना इंस्टाग्राम है? तो उस पे आप रेगुलर का प्रोडक्ट डालते हो या जो बिल्कुल अलग दिखता है वो डालते हो? कहानी कैसी सुनाते हो? आता है, इसमें वही टेक्नोलॉजी को यूज करो, क्योंकि आज के डेट में ट्रांसलेशन करना मुश्किल नहीं है, गुजराती से इंग्लिश पे लिखना मुश्किल नहीं है, कविता तो आप करना जानते हो, इतना तो मुझे पता लग गया यहाँ पे। मैडम तो उसी को डालना है। मैंने अभी कहानी शुरू किया है इंस्टाग्राम पे ही। 6 दिन हुआ है। अभी मेरी कहानी बता रहा हूँ बांधनी के कैसे बनती है, किस तरह से क्या प्रोसेस लगता है, प्राइस भी क्या रहती है और हम फील कैसे करते हैं वो भी कस्टमर को दिखाने वाला हूँ। तो मैं अभी 6 दिनों से वही कर रहा हूँ, जो होगा वो मैं कर रहा हूँ, जो सच्ची बात है वही कर रहा हूँ उसमें, और वो दिल से कर रहा हूँ। मैं कोई कॉपी वगैरह नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे मन में आता है वही मैं बता रहा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं उसमें शेयर करता हूँ। अभी 6 दिन हो गए, आज भी मेरा शाम को 8 बजे इंस्टाग्राम पे स्केड्यूल कर दिया है, तो आ जाएगा। वीडियो मैंने सुबह 6 बजे ही शूट करके रखा है और ड्राफ्ट भी कर दिया है, वो स्केड्यूल भी कर दिया है। वेरी नाइस। तो वो मैं अभी कर रहा हूँ, स्टार्टिंग किया है मैंने। हाँ। जो होगा वो देखा जाएगा बाद में कैसे होता है। क्योंकि हाँ, यहाँ से वाइब्रेंट गुजरात से कुछ और ले जाए ना ले जाए, पर मोदी जी ने जो स्टार्ट किया था मन की बात, तो वो बहुत जरूरत है। सबको मन की बात बोलनी चाहिए। हाँ, सही बात। थैंक यू। तो ये स्लाइड्स का लास्ट है, तो मेरा पॉइंट आपसे ये है कि जो आप बनाते हैं, जब तक आप, आज की दुनिया ऐसी है कि जब तक आप उसके बारे में 10 बारी बताएंगे नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, इतना कुछ सुनने में आ रहा है कि आपको उसमें अपनी कहानी को क्लियरली सुनाना, उसमें आपकी कविता वहां पहुंचाना जो अननोन है। जो एक चीज हम शुरू में भी ये आपको बोल रहे थे कि डायरेक्ट कस्टमर को नहीं पॉसिबल है, हर किसी के लिए एक डायरेक्ट कस्टमर को ढूंढना, पता लगाना पॉसिबल नहीं है। और अपने ही लोकल में सबकी वो आमदनी होना कि वो आपका ही पीस खरीदे, कद्र करेंगे पर खरीदेंगे नहीं। तो वो उसके लिए आपको ये जो चीजें जो बाहर की तरफ आपकी आवाज पहुंचाएं, जैसे इन्होंने बोला, वो बहुत जरूरी है। और सेंसिटिविटी का एक चीज है क्योंकि आप कला करते हो, क्राफ्ट्समैनशिप कला है, तो उसको उस तरीके से बताओ, कविता की तरह से बताओ, तो दैट वो आपकी ब्रांडिंग की स्ट्रेंथ है। और मैडम मेरा है ना यूट्यूब चैनल भी है, और मैंने ये कोरोना में लॉकडाउन में बनाया था। उसमें भी मेरे को रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, और उसमें मैं प्रोडक्ट को ऐसे नहीं दिखाता कि जल्दी में निकालता हूँ, एक प्रोडक्ट ही दिखाता हूँ और उसमें जो भी वेरिएशन आते हैं कलर के वो पूरा दिखाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही बढ़िया चल रहा है अभी। सबको लिंक दे दो। मीरा बांधनी घर करके, मीरा द बांधनी घर। तो थैंक यू, आप लोगों ने सुना। कोई प्रश्न हो तो अब एंड में जब आएंगे। जब अच्छा। से ये यूट्यूब वो चालू हो गया है, उससे पहले जब मेरे पास 1-2 NRI कस्टमर आते थे जो वो लोकल के थे, तो उस टाइम पे होता था ये कि 20,000 की साड़ी में उसको 60,000 में सेल करता था, आराम से ले जाता था। अब 20 का 30 भी नहीं दे रहे, वो भी लॉस होता है मुझे। ये पॉइंट भी सही है कि कई बारी जब कोई चीज बहुत एक्सपोज हो जाती है, तो ब्रांडिंग का सबसे बड़ा वो ये है जानना कि कितना दिखाना है, कितना छुपाना है। वो बहुत बड़ी, जो आप ये कहानी सुना रहे हो उसमें क्या बताना है, कितना एक्चुअल दिखाना है, झूठ नहीं बोलना है, पर कितना सिर्फ लार्जर स्टोरी बतानी है। हाँ, ये पॉइंट भी सही है। मैडम मैं पूरा वैल्यूएशन नहीं दिखाता हूँ। वैल्यू मीन्स प्राइसिंग के हिसाब से नहीं बोलता हूँ कि ये प्राइस, लेकिन जो फैक्ट है वही दिखा रहा हूँ कि
इतना हो सकता है एज कंपेयर टू अलग अलग मैन्युफैक्चरर हो, उसके हिसाब से वो वैल्यूएशन होता है, ऐसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको 20 का 60,000 मिले और 30 ही मिले, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। लेकिन क्या है, मेरा एक ही मानना है, कंज्यूमर को मालूम पड़े। Behind the scene मेरा का- अभी वही एक गोल है कि कंज्यूमर को मेरे को समझाना है कि ये प्रोडक्ट है, और मैं मेरे दादाजी से मैं इंस्पायर हुआ हूँ मैं भी। जैसे मूवी, ये ना मूवी वालों ने सबसे पहले शुरू करा था। मूवी जब आती है उससे पहले ट्रेलर आता है। आजकल अरे ये पीछे से बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ वो भी आता है। तो वो पर पूरी कहानी तो नहीं पता लगने देते ना, बल्कि एक्चुअली ट्रेलर देखो तो लगता है कि ये होगा मूवी में, जाके देखो सोचते हो यार पैसे वेस्ट हो गए, है ना। तो ऑफ कोर्स क्राफ्ट में तो ये नहीं होना चाहिए कि पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि हमको रिपीटिंग कस्टमर चाहिए। तो इट्स अ डिफिकल्ट चीज है, पर ऐसा नहीं कि आप लोगों ने क्रैक नहीं करा है। इतने पुश्तों से चलता आ रहा है और चल रहा है, और इतने लोगों को आप एम्प्लॉय करते हैं। हिंदुस्तान एक अकेली जगह है जहां टेक्सटाइल्स का हैंड से प्रोडक्शन होता है। हाँ ठीक है।
our headquarters is also closely pursuing with the concerned ministry, and there are a lot of positive developments which are expected in the coming days. I agree that last week there was a negative news from the US side, but as we all are aware that already there is a reciprocal tariff of 50% and additional penal tariff of 25%, which makes it to 50%. So there is a thin possibility that it may get scaled up further. Okay, so there is a high possibility that in the months to come, this may get settled down, and the initial reciprocal tariff may get scaled down to 8 to 10% of the 25%. जी. Sir, for this we can connect after this session. हाँ. हेलो कुछ आप लोग का गवर्नमेंट में लिस्ट ऑफ एग्जीबिशन आप लोग ने आइडेंटिफाई किया है. Yes. अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ वो आपके एग्जीबिशन में ही बिकेगा. आई कैन हैव माई ओन एग्जीबिशन. फॉर एन एग्जाम्पल अनुज डिज़ाइनर है या हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग स्टैंड अलोन स्टोर जाके लगाना चाहते हैं. यूएस में न्यूयॉर्क में लगा दिया, तो उसमें हम लोग ने ट्राई किया. वी डिड अ वेरी नाइस शो इन मलेशिया. द क्वीन ऑफ मलेशिया केम एंड हुज एंड हुम ऑफ एंटायर मलेशिया केम. बट वो हम लोग लेके गए यहाँ आपका अहमदाबाद में, वो सिटी के अंदर ऑफिस है उसमें. बट उन लोग ने बोला ये हमारे क्राइटेरिया में लिस्ट में नहीं आता है. तो क्योंकि एज एन इंडिविजुअल आप गवर्नमेंट तो काफ़ी करते हैं, वी आर विथ यू. आप काफ़ी आज आफ्टर 2014 तो काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है. बट जब ऐसा हम लोग कोई रास्ता नया हम ढूंढ के लाता है तो उसको आप कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? सर पहले ये जो लास्ट वाला है वो मैं इस पे लास्ट पे आता हूँ, लेकिन सभी की जानकारी के लिए जो इन्होंने पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा जानकारी का अभाव है. तो ये जो इन्होंने पूछा बहुत महत्वपूर्ण है. जो आपका पॉइंट है उस पर मैं लास्ट पे एड्रेस करता हूँ. जितने भी दुनिया में इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हो रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट एक्सटेंड किया जाता है, मैं अगर ब्रॉडली उनको दो साइड में बांट दूं, एक फियो या फियो के अलावा जो भी सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं वो कर रही हैं, और एक एमएसएमई के अंतर्गत है. ठीक है, जो फियो या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स कर रही हैं वो पहले मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव के अंतर्गत आता था, जो अब मार्केट एक्सेस सपोर्ट के अंतर्गत आएगा. उनकी डिटेल्स फियो का जो होम पेज है fio.org, 3 महीने के अंदर जो भी एग्जीबिशंस होने वाले हैं, अगर आप अभी भी चेक करेंगे तो जो 3 महीने वाले जो एग्जीबिशंस है जो आने वाले 3 महीने में होने वाले हैं, उनकी पूरी डिटेल्स, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कांटेक्ट पॉइंट है हमारी टीम में, वो पूरी डिटेल्स 3 महीने के फोर्थकमिंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन की ऑलरेडी अपलोड कर दी जाती है. दूसरा है इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम. ठीक है, ये एमएसएमई मिनिस्ट्री की स्कीम है. ये जो एग्जीबिशन हो सकता है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव में ना इंक्लूड हो पाए हो, वो सारे एग्जीबिशन आप ये मान के चलिए कि इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम में इंक्लूड हुए हैं. आप नाम लीजिए उस एग्जीबिशन का, चांसेस है कि वो वो इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की उसमें लिस्टेड होगा. इसकी डिटेल्स कहाँ है? मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव की मैंने बताया हमारे होम पेज पे है fio.org पे. इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम की जो लिस्ट ऑफ इवेंट है, पूरी लिस्ट एवरी फाइनेंशियल ईयर की अपलोडेड है उनके होम पेज पे. कैसे उसका बेनिफिट अवेल करना है आपको? इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम में जितने भी इवेंट हैं वो किसी न किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फियो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डेलीगेट किए गए हैं. आपको लोकल एमएसएमई ऑफिस कांटेक्ट करना है, वो लिस्ट देखनी है, आपके सेक्टर से रिलेटेड जो इवेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है, लोकल एमएसएमई ऑफिस को आपको कांटेक्ट करके पूछना है कि ये इवेंट जो इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम की लिस्ट में है ये कौन सी संस्था इंडिया में कर रही है. वो आपसे कनेक्ट करा देंगे. उसके बाद आपका पूरा रीइंबर्समेंट वो ऑर्गेनाइजेशन करके देगी अंडर इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम.
समस्या ये है कि हम सबको ये नहीं पता है। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जब भी अपने ऑफिस में रहें, ये दोनों स्कीम की डिटेल्स ईजिली अवेलेबल है। आपको सिर्फ गूगल में सर्च करना है इवेंट्स कॉमा इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम, पूरी एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसी तरह से इवेंट्स अंडर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी। इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम में जैसे मैं एमडीए के लिए बता रहा था, 100% रीइंबर्समेंट है। आपका एयर फेयर भी, आपका वहाँ पे पार्टिसिपेशन स्टॉल चार्जेस भी। मार्केट एक्सेस सपोर्ट में थोड़ा बहुत डिसअलाउ किया जाता है, 10%, 5%। अब मैं आता हूँ आपके जो पॉइंट था आपका, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इन्हें जिस मार्केट को टारगेट करना है या इन्हें जिन बायर्स को टारगेट करना है, वो मान लीजिए स्कीम में आते ही नहीं है, वो मार्केट या वो बायर हैं ही नहीं उस स्कीम में। तो आपकी जानकारी के लिए जो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव या अब जो मार्केट एक्सेस सपोर्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन फीओ और जो दूसरी सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, ये लेकर जाएंगी अलग अलग मार्केट्स में। ऑलरेडी फीओ रेगुलर बेसिस में, अगर मैं बोलूं तो हर महीने 2 से 3 डेलीगेशन या 2 से 3 इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप जो भी ये डेलीगेशंस जाएंगे, और ये सारी डिटेल्स हमारे होम पेज पे अवेलेबल रहती है, और वो भी आने वाले 3 महीने में जो भी डेलीगेशन एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरी जानकारी, तो आप उन डेलीगेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेलीगेशंस में एक एडवांटेज ये मिलता है कि हम डायरेक्टली कंसर्न जो रेलेवेंट फॉरेन बायर है उससे आपकी मीटिंग करवाते हैं। एग्जीबिशन में तो देखिए आपने स्टॉल लगाया, जरूरी नहीं है कि बिजनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेलीगेशन में ये आप समझिए, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आप इंडिया जब वापस आएंगे तो बायर के साथ ही आएंगे। तो आप जो हमारे फ्यूचर के जो डेलीगेशंस हैं उनको जरूर आप पार्टिसिपेट करिए, और वो डेलीगेशन जो मार्केट एक्सेस सपोर्ट के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे उनमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि उसमें कॉस्ट आपका मिनिमल रहेगा। दूसरा ये पॉइंट है कि B2B शोज जो होते हैं, जो जी। आप करते हैं, जैसे हुज नेक्स्ट हो गया, यूरोप में भी है। सो अभी सब्सिडाइज रेट्स है, जो फॉर एन एग्जांपल इफ आई गो डायरेक्टली टू देम दे विल चार्ज मी 11 lakhs 12 lakhs रुपीस, ओके। इफ आई कम थ्रू यू विल चार्ज मी 4 lakhs 5 lakhs 6 lakhs। अभी वो जो लोकेशन होता है वो हैंगर इतना पीछे होता है कि बायर वहां तक आता नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सर, इसके लिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि प्रोमिनेंट लोकेशन में इंडिया पवेलियन बने। जितने भी इम्पोर्टेंट शोज हैं, चाहे स्पेन का इंटर गिफ्ट हो या गल्फ फूड हो या आप कैंटन फेयर हो चाइना का, मोस्टली हमारी कोशिश यही रहती है कि प्रोमिनेंट लोकेशन में इंडिया पवेलियन बनाया जाए। बट ठीक है, आपने पॉइंट हाईलाइट किया है, तो हम ये और इस पे मतलब इंश्योर करेंगे कि लोकेशन प्रोमिनेंट होनी चाहिए। वैसे तो हमारी लोकेशन जो भी इंडिया पवेलियन आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे चाइना का कैंटन हो या स्पेन का इंटर गिफ्ट हो। इंटर गिफ्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा शो है वो, मतलब वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का इस तरह से बिजनेस होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि गए थे वो लोग एग्जिबिट करने, लेकिन सेल करके आ गए। और सेल भी ऐसा होता है कि वैसा सेल शायद इंडिया में अपन ने नहीं देखा होगा, मतलब नॉन स्टॉप उनको एग्जिबिट करने का समय ही नहीं रहता। तो ऐसे ऐसे भी शोज हैं। ये सर मैड्रिड में होता है, स्पेन में। जी जैसे मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स में भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं Yes, sir. प्रमोट करती हैं। जी सर। वो उसके जो उसका स्कोप है उसमें ये भी है कि वो दूसरे कंट्रीज में भी जाके वेरी ट्रू इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कांट वी हैव अ काइंड ऑफ से पार्टनरशिप Yes, sir. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन आवर आर्टिजंस, तो जहाँ हम लोग उनको प्रमोट करें और उनको इस तरह के एवेन्यूज, क्योंकि सब लोग शायद afford वेरी नहीं ट्रू कर सर, सकते, वेरी ट्रू सर। गुजरात can afford that. तो इस तरह से करके हम लोग कर सकते हैं। This is a wonderful idea, sir. In fact, few of the state governments have already initiated this. So they are getting collaborated with us this way. What you said just now. So, आज के इस बैकड्रॉप में हम लोग जो है एक MOU भी साइन कर सकते हैं कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। very true, sir. फाइनली
श्योर सर। आप सर एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ महाराष्ट्र अगर देखेंगे, जो ये लास्ट ईयर ही इम्प्लीमेंट हुई है, 2023 में अनाउंस हुई थी, उसमें मल्टीपल टाइम्स यू विल फाइंड अस बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हाट यू सेड जस्ट नाउ। हमारी टीम है, अभी मैं तो इनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इसका एमओयू ड्राफ्ट करके हम लोग पहले बाद में हम लोग साइन करेंगे, बट इसी के बैकड्रॉप में एक हम लोग साइन कर लेंगे। Sure, sir. This is a wonderful idea and this would be wonderful initiative, sir. As you rightly said, हो सकता है मैंने अभी बोला इसमें से काफी लोगों को अच्छा लगा, बट फिर कनेक्ट नहीं होंगे, और आपके डिपार्टमेंट के थ्रू होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। दूसरा, मुझे पानीपत का मॉडल बहुत अच्छा लगता जी। है, वो अपने गुजरात में भी लाना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट्स गुजरात में जितना बड़ा है, यू नो अबाउट पानीपत जी मॉडल, जी जी। सो व्हाई नॉट गवर्नमेंट हैज कुछ ऐसा स्कीम लाए कि वो मॉडल को हम लोग यहाँ पर भी, जैसे कच्छ में है, ये इनका जामनगर है, तो एक पूरा, जैसे चाइना में तो बहुत सारी जगह पर है, बिकॉज हमारा वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल थ्रू वी आई बीन हाउ दे मेक एन इकोसिस्टम, एंड आई पर्सनली फील कि कोई भी, आज तो बड़ी बड़ी कंपनी के पास भी काफ़ी CSR है, बट सब लोग अपना NGO खोल के बैठ गए। पीपल रियली नीड, जो आर्टिजन्स है, दे नीड गवर्नमेंट्स हैंड होल्डिंग। सो अगर ऐसा कुछ बेस बनाए तो वो एक डायरेक्टली एक इकोसिस्टम बनेगा, और वो लिटरली स्मार्ट विलेजेस थ्रू जाएगा। दैट वी शुड वर्क अपॉन। श्योर सर, विल लुक इनटू इट सर। श्योर सर। ओके, और कोई क्वेश्चन है? आई थिंक आपका कोई भी क्वेश्चन, आई थिंक इनको भी बात कर सकते हैं, अनुज को भी और मैम के साथ भी। सर इसके लिए मैंने, आपने अगर ध्यान दिया, और मैंने आप सभी को ये बोला कि आप लोग ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के थ्रू शुरू करिए जी। उसमें आपको ये तकलीफ नहीं होगी कि बायर को ढूंढना है या सर्च करना है। जी जी। सर 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 इस पे मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। जितने भी ये देशों के मैंने नाम लिए, USA, UAE, UK, फ्रांस जी, ये सभी वो देश हैं जहां पर इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है। ये आपके बायर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि US के सिटीजन आपके बायर नहीं है। ये जो इंडियन डायस्पोरा इन विकसित देशों में रह रहा है, ये आपका बहुत बड़ा बायर है। क्यों नहीं ये गुड्स इथोपिया जा रहे हैं, क्यों नहीं ये गुड्स तंजानिया जा रहे हैं, ये गुड्स क्यों US जा रहे हैं? क्योंकि आपका हैंडीक्राफ्ट निश है, रिच है। तो इस गुड्स के खरीदार US, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, UK में बैठे हैं। मोस्टली ये इंडियंस हैं। इसमें जी ओके ओके, ये ठीक है। हेलो, मैं यूरोप जब एग्जीबिशन में जाते हैं तो इसमें जो समझने की बात है, दो ही चीज़ें कपड़ों के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गर्मी प्रधान देश और सर्दी वाला देश। ये समझने का खेल है। दुनिया का सारा खेल ही उसी से बना है। जहाँ सर्दी है वहाँ पे इंसान को, मतलब अभी जैसे क्राफ्ट्स जो कहते हैं, इंडिया में क्यों डेवलप हुए? टेक्सटाइल जो बेस्ट टेक्सटाइल्स है वो हमेशा हॉट कंट्री में क्यों होती है? सोचने की बात है। आप अगर टेक्सटाइल की कंट्री देखेंगे तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, ये सारी कंट्रीज जो है, टेक्सटाइल तो यूरोप भी बनाता था, पर उसके अंदर डेकोरेशन इतना ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि वो अगर डेकोरेशन करे तो करे कहाँ? मैं अगर शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दूं तो पहनूंगा कब? क्योंकि 9 महीने सर्दी है, 3 महीने गर्मी है, उसके ऊपर आ जाएगा जैकेट, जैकेट के ऊपर आ जाएगा ओवरकोट, और उस पर ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है कि एम्ब्रॉयडरी की जगह ही नहीं बचती। इसलिए उनके जो डिज़ाइन जो उनको समझ में आती है वो मिनिमलिस्टिक, कि एक यहाँ पे छोटा सा लगा दिया, एक बटन थोड़ा अच्छा कर दिया। तो अगर यूरोप में बेचना है तो उनकी ठंड के हिसाब से बनाना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोगों को भी जब जाते हैं तो कुर्ते और ड्रेस में फ़र्क क्या है? कुर्ते और ड्रेस में फ़र्क ये कि कुर्ते में स्लिट है, ड्रेस में नहीं है, क्योंकि कुर्ते के नीचे पजामा पहन लिया जाता है, ड्रेस के नीचे नहीं पहना जाता है, पैंट नहीं पहनी जाती है। तो एक बेसिक यही है कि सर्दी और गर्मी को ध्यान में रखना है। अगर वो समझ में आ जाता है
तो बाकी सारा खेल समझ में आ जाएगा। उनको इतनी एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए, कपड़ा समझ में आता है उनको कपड़ा, बट उनको कपड़ा इसलिए ज्यादातर शॉल के फॉर्म में खरीदते हैं, इसलिए शॉलें ज्यादा बिकती है, दुपट्टे ज्यादा बिकते हैं, स्टोल्स बिकते हैं, जैकेट्स बिकते हैं। तो प्रोडक्ट्स आप अगर उनको कुर्ता बेचना चाहोगे तो वो इंडिया आते तो इंडिया में खरीद लेते और इंडिया में पहन के फिर रख लेते, तो कुर्ते नहीं बिकेंगे वहां पे, क्योंकि वो नहीं, इंडिया बेवकूफ है जो वेस्टर्न कपड़े पहनता है, वो इंडियन कपड़े नहीं पहनते। आप मतलब वो समझदार लोग हैं इस बार, हम लोग पहन पहन के टाइट घूम रहे हैं, वो लोगों को टाइट ढीले नहीं चाहिए, उनको चाहिए फिटेड। इसलिए सिलाई जो है वहीं पहले बनी, क्योंकि कपड़ा जो है फिटेड पहनना है, एक के ऊपर एक 3 लेयर आनी है। इसलिए हमें जो अगर शर्ट भी बनाए तो हम ढीले बना सकते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब है कि फिटिंग का इतना इशू अपने इंडिया में है नहीं, और इसलिए घबराने में। तो मार्केट अगर वेस्टर्न एक्सप्लोर करना है तो इस ठंड और गर्मी को ध्यान में रखते हुए करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी वही ड्रेस अगर आप बेचना चाहोगे 2-4 लोग खरीद लेंगे, बट वो इंडियंस वहां पे जो होंगे खरीदेंगे, बाकी तो यहाँ आके लोग खरीदते हैं, यहाँ पे आते हैं तो कुर्ता खरीदते हैं सब लोग एक 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 आइडिया के तौर पे। दूसरा क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट, जो आप लोग गवर्नमेंट से हो, तो यू शुड रियली गो टू यूनिवर्सिटीज आउट देयर एंड द स्टूडेंट शुड कम। तो वो जब इनके साथ काम करेंगे तो इन लोग का अपने आप, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलेगा ना, टेक्निकल जब मिलेगा तो अपने आप ये सब क्वेश्चन सॉर्ट आउट होते जाएंगे। और दे ऑल्सो नीड, दे लुक अप टू टेक्निक्स। और वही ना, जब ब्रिटिशर आए तो वो सबसे पहले अपने कम्युनिटी और प्रोडक्ट से दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स, दे वर अफ्रेड ऑफ टेक्निक्स। इसीलिए वो बंद करके ले गए ना, उनके चोर का बड़ा म्यूजियम है विक्टोरिया अल्बर्ट। so that's the thing, you should always go and target this। तो इन लोग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे पास तो आते हैं बिकॉज वी कीप ऑन ट्रैवलिंग, इन लोग के पास ये आने चाहिए an idea। या अभी आप बोलिए। हेलो। तो जो आपका प्रश्न है ना, इन्होंने जैसे जवाब दिया, आप सिलाई, आप सूट पीस की बात कर रहे हैं, है ना, तो आप फैब्रिक बेच रहे हो। अब वेस्टर्न कंट्रीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वहां पे हाथ से बनाने वाले लोग रहे नहीं, सिलाई कोई करेगा नहीं, क्योंकि वहां पे कस्टमाइज बिकम्स एक्सपेंसिव। वहां से अब हम वो सीख रहे हैं, हम वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि सिलाई अब सीखेगा नहीं कोई। तो यार्डेज बेचना, आपकी बात सही है, मुश्किल है वहाँ, और सूट पीस बेचना मुश्किल वहाँ है, बट स्मॉलर पीसेस आसानी से बिकते हैं, स्कार्फ, स्टोल्स जो ये बोले। ऑन द अदर हैंड उसमें इंसान बंद कपड़ा, बना हुआ कपड़ा, क्योंकि उनको रेडी टू वेयर की इतनी आदत है, उनको चाहिए कि सिलावा कपड़ा हो, तो आपको उसमें या तो आपको ढूंढना पड़ेगा किसके साथ कर सकते हो, कौन आपका पार्टनरशिप हो सकता है। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सिर्फ कपड़ा आप नहीं बेच पाओगे, सिर्फ सूट सेट नहीं बेच पाओगे, तो आपको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, फिनिशिंग, डिजाइन में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किसके साथ आप, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट पे एक आप कर सकते हो कि मैंने अनुज शर्मा से ये सीख लिया है, बटन मसाला पे बना के बेच सकते हो, वो एक ऑप्शन है, बट बाकी आपको ये थोड़ा सा डिजाइन डाइवर्सिफिकेशन पे पार्टनरशिप्स के तौर पे देखना पड़ेगा। इसका एक और अच्छा सा एक इनोवेशन, जैसे ये अभी प्रॉब्लम है ना, तो इसका सॉल्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फैशन इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, ऐसे टेक्सटाइल और क्राफ्ट और कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, एंड दे शुड गो एंड मेक अ वीडियोज आउट दैट सो दैट दे कैन कनेक्ट, और वहाँ का भी ऑडियंस कैन कनेक्ट। जैसे गुजरात में आपने अमिताभ बच्चन को लेके आए टूरिज्म के लिए, तो ऐसा कोई करे तो आई थिंक सो कैन वर्क आउट। ब्रांड एम्बेसडर चाहिए जो गुजरात का टेक्सटाइल्स के बारे में बात कर। आप थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि सलीम भाई थोड़ा सा बताइए आपकी, बिकॉज हमने एक तरफ से एक्सपर्ट से सुना है, एक बार आर्टिसंस का भी बात सुनते हैं। सो सलीम। एक्सपर्ट ने सब जो बोला वो हमने सुना, जो समझ में आया तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हैंडीक्राफ्ट के लिए आज की डेट में ये सरकार जो काम कर रही है वो काम आज तक हुआ नहीं, आज पहली बार हुआ है। दूसरा नंबर
कि जामनगर डिस्ट्रिक्ट यानी कि हालात पूरा हमको आज तक डीआईसी ऑफिस आज तक नहीं मिला जामनगर। यहाँ पे कोई अधिकारी है इसके अंतर्गत वो है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मेरे मन की बात, जो डीआईसी ऑफिस है हमको कुछ भी काम हो तो कच्छ जाना पड़ता 300 किलोमीटर। तो अभी हालात में ऑलरेडी ऐसी 9 आइटम है जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई है। तो हमको हालात में यानी कि जामनगर या राजकोट नजदीक में ऑफिस मिलना चाहिए। आज तक हमारा ये है 500-600 साल पुराना बांधनी का बिजनेस है, हाँ, लेकिन आर्टिजन कार्ड पिछले 10 साल में बने, 10 साल में। आर्टिजन कार्ड किसके पास था इतना पुराना था? अभी 10 साल में बना है। वो भी हमको जीआई मिला, तब जीआई ऑफिस से आदमी आए इधर। तो आप तो ये काम कर रहे हो तो आपको तो कार्ड मिलना चाहिए। समझ सकते हो? जी सर। हमारा मिस्टेक हो सके ना, वही बात। हमारी डिमांड एक यही है। अभी आपकी जो सजेशंस हैं हम लोग जरूर पूछ करेंगे। हाँ, ये ना कोई अधिकारी है या नहीं डीआईसी के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी ऑफिस में, हाँ, आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए डीआईसी या डीसीएससी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, आई थिंक और वो हमारे इंडस्ट्री का जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है उसमें इसका हैंडीक्राफ्ट्स और इसके लिए भी एक डीसी की ऑफिस है उधर जामनगर में। तो उसको आपको बाकी डिटेल हमारे लोग बता देंगे, आपको कुछ और चाहिए। अभी तक तो हमारे कॉन्टेक्ट में कोई नहीं है। वो आगे क्या नहीं हो गया हमारा ऑफिस उधर है और सारे डिस्ट्रिक्ट में, नॉट ओनली जामनगर बट ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारा एक ऑफिस है। उधर एक डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है। तो ये डीआईसी बोल रहे हैं। डीसी नहीं हमारा ऑफिस डीआईसी तो आपका है, लेकिन डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडलूम सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो बात करेंगे। डीसीएस का मैं बोल रहा हूँ, डीआईसी का नहीं बोल रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें मदद करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हमारी उसमें जो भी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए अगर आपके कुछ इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी, तो स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन है या हमारे लोग हैं वो भी ये स्कीम्स चलाते हैं और वो भी देखते हैं। वो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हर जगह में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में शायद इतनी बड़े लेवल का तो वो लोग नहीं कर सकते होंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500-700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इतनी जगहों में तो शायद वो ऑफिस रन नहीं करेंगे, हर जगह में इतना काम भी नहीं होता होगा। बट स्टेट गवर्नमेंट रखती है, अगर कुछ आपको स्टेट गवर्नमेंट या इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काम है तो स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कर सकती है। ओके, आई थिंक लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस आपको बात पूछनी है, पूछे। आर्टिसन कार्ड के बारे में पूछना चाहते हैं? अच्छा, तो आर्टिसन कार्ड आपके पास कैसे हो सकता? ओके, सो आर्टिसन कार्ड कितना अच्छे से आपके पास और ज्यादा बन पाए उसके बारे में बात कर। बुझ ही जाना। ओके ओके ओके, आपको कुछ बात करनी है? आई थिंक या दीजिए उनको। हेलो। हाँ 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 सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो पटोला में हमारा काम चल रहा है, मैं पटोला मैन्युफैक्चरिंग हूँ, तो अभी जो पटोला के नाम पर इंस्टाग्राम पर कई शॉप वाले पटोला प्रिंट बेच कर वो ओरिजिनल बता रहे हैं और बाद में सब सेलिंग कर रहे हैं, ताकि अभी स्टार्टिंग रेंज पटोला की जो है 9,000 से शुरू होती है, मगर वो ऑनलाइन में प्रिंटेड पटोला है वो जो 1200-1500 में बेच रहे हो, तो कस्टमर को कंफ्यूजन हो रहा है कि तुम मैन्युफैक्चरिंग होके इतना दाम क्यों ले रहे हो, जबकि कोई सूरत में क्यों बेच के, मान लीजिए आपके 1 घंटे में हजारों मीटर कपड़ा निकलता है, मगर जो हैंडलूम में जो प्रोसेस होता है वो तो पूरा एक दिन में साड़ी भी नहीं बनता, आधा भी नहीं हो सकता, तो पूरा प्रोसेस जो हैंडमेड है और जो प्रिंटेड है उसमें काफी थोड़ा आई थिंक देखिए ये तो मेरे को लगता है कि कस्टमर कितना समझता है, बिकॉज उसको जो चीज सस्ता मिलता है आज का जमाना में, जितना हम लोग फर्स्ट सही है, मगर वो क्या है कि अभी को सबको पटोला की जो फैशन है उसमें आना है,
मगर जो अभी प्रिंटेड है उसके वजह से थोड़ा जो selling में आपकी अच्छा दिक- कोई दिक्कत आप हो कुछ बिकॉज कस्टमर जब तक मार्केटिंग हज़ार्ड एक चीज़ होती है। मार्केटिंग हज़ार्ड का मतलब ऐसे कोई भी लोग मार्केट में तो बेचेंगे। अभी अमेज़न पे बहुत सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके नाम की चीज़ें ऐसे ऑनलाइन वो लोग बेचते हैं और अमेज़न तो एक प्रतिष्ठित ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम है। नहीं, बावजूद भी ऐसा होता है। में क्या है, नहीं ठीक है, अभी आपका पॉइंट आ गया। हम लोग इसमें क्योंकि उसका सोल्यूशन हम लोग को यहाँ से नहीं दे सकते हैं। यस नहीं उसका सॉल्यूशन अभी किया है। अभी हमारा जो यूनियन है जीआई टैग मिला है जो हमको पटोला का, तो उनके अंतर्गत जो ये इंस्टाग्राम में जितने भी डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं उनका सभी का ईमेल आईडी और वो इंस्टा आईडी सब आपको हमारे यहाँ के राजकोट के कमिश्नर जो है उनको सबको उसका लिस्ट दिया है कि ये सब लोग डुप्लीकेट पटोला के नाम से सेल कर रहे हैं तो ये बंद करवाओ। ओके आई थिंक ये ऑथेंटिकेशन की बात है। हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि हम आर्ट फॉर्म को कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और जब आप जीआई टैग का बात किया है तो जीआई टैग का जो ऑथराइज्ड यूजर है, तो जीआई टैग तो अभी बहुत जेनरिक है। जो आर्टिसंस उसके साथ जुड़े हैं उस आर्ट फॉर्म के साथ, उनको ऑथराइज्ड यूजर के साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और कस्टमर को आज के डेट पे जीआई तो सबको समझ में आया है, बट जब तक हम आर्टिसन के जैसे कस्टमर को समझाए कि ये क्या है, वो कितना मेहनत लगता है और हैंड क्राफ्ट क्या है और मशीन मेड क्या है, आई थिंक वो लर्निंग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आई ऑल्सो रिप्रेजेंट गुजरात क्राफ्ट काउंसिल, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। गुजरात क्राफ्ट काउंसिल बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव ला रहा है कि हमने आर्टिजन को डिजाइन सिखा दिया, मार्केटिंग सिखा दिया, एंटरप्रेन्योरशिप सिखा दिया, डीआई वाले हैं, हमने कंज्यूमर को नहीं सिखाया। ये भारत देश को 75 इयर्स हो गए आजाद हुए, बट द कंज्यूमर माइंड हैजंट बीन इवॉल्व्ड। यू गो एंड बाय दियाज, आप 10 दिया 100 रुपए में लोगे, बट फिर भी एक 11th वाला फ्री मांगोगे, ठीक है, आप नहीं मांगोगे कोई और मांगेगा, एंड that's an Indian psychology. I think So we really need to work with the end user and we need to educate them that what is original, what is fake. And we have already started. We are going to get a lot Great. of volumes of that. That's also going to travel to the different cities of Gujarat. ग्रेट। So वो आई हम थिंक लोग करेंगे। आई थिंक वो बहुत जरूरी है और कस्टमर को पता करना जरूरी है कि वो क्या खरीद रहा है और उसके पीछे का कहानी कहाँ है। आई थिंक अब शुरू हुआ था उसके कहानी के बारे में। चलता रहेगा। अभी समय हम लोग से में पहुंच चुके हैं। सो टू गिव ए तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। मैं अभी वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैम को रिक्वेस्ट करना चाहूँ। મંચ પર ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, આદરણીય મહેમાનો, કારીગર ભાઈઓ અને બહેનો, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ રાજકોટ અંતર્ગત આયોજિત ડિઝાઇન ઇનોવેશન એક્સપોર્ટ રેડીનેસ એન્ડ પેકેજિંગ વિષયક આ મહત્વપૂર્ણ સેમિનારના અંતે આ સેમિનારને સફળતાપૂર્વક પૂરો કરવામાં સહયોગી તમામનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. સૌપ્રથમ આજના કાર્યક્રમની શોભા અને કારીગરો મિત્રોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે ઉપસ્થિત રહેલા કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ વિભાગના અગ્ર સચિવ શ્રી મોહમ્મદ શાહિદ સરનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આપની હાજરી અને માર્ગદર્શનથી આ કાર્યક્રમને વિશેષ પ્રેરણા અને દિશા પ્રાપ્ત થઈ છે. આ સેમિનારમાં પોતાના વિષયમાં નિષ્ણાત એવા 3 પ્રતિષ્ઠિત વક્તાઓ પૈકી કારીગરોને નિકાસમાં ખૂબ જ મદદરૂપ થઈ શકે તેવા માર્ગદર્શન બદલ ભારત સરકારની પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા ફિયોના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી ઋષિકાંત તિવારી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભવિષ્યમાં પણ અમારા કારીગરોની નિકાસ પ્રવૃત્તિ માટે આપના સહયોગની અમે આશા રાખીએ છીએ. વધુમાં કારીગરોને વાસ્તવિક રીતે ઉપયોગી થઈ શકે તેમ ડિઝાઇન ઇનોવેશન માટે પોતાના બહોળા અનુભવનો લાભ નાના કારીગરો સાથે વહેંચવા બદલ પ્રખ્યાત ફેશન ડિઝાઇનર શ્રી અનુજ શર્માનો અમે ખરા હૃદયથી આભાર માનીએ છીએ. થેન્ક યુ સર. ત્યારબાદ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણા કારીગરો અદ્ભુત કળાનો વારસો તો જાળવી જ રહ્યા છે, પરંતુ આજે જ્યારે હર ઘર સ્વદેશી ઘર ઘર સ્વદેશી માટે સરકારશ્રી અથાગ પ્રયત્નો કરી રહી છે, ત્યારે આપણા કારીગરની આ કલાને લોકો સુધી પહોંચાડવા પેકેજિંગ જેવા વિષય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે. તો પેકેજિંગ જેવા મહત્વપૂર્ણ વિષય પર પોતાનો અનુભવ અને નોલેજ શેર કરવા બદલ એનઆઈડીના અમદાવાદના ફેકલ્ટી મિસ સુચરિતા બેનીવાલના આપણે સૌ આભારી છીએ. થેન્ક યુ મેમ.
આપ સૌના અમૂલ્ય યોગદાન બદલ અમે આપના ઋણી છીએ. આ સેમિનારનું આયોજન ઇન્ડેક્સી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ સફળ આયોજન બદલ ઇન્ડેક્સીની સમગ્ર ટીમને અભિનંદન પાઠવું છું. ખાસ કરીને રિકેન શાહ સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ સેમિનારનો મુખ્ય હેતુ આપણા પરંપરાગત કારીગરોના સર્વાંગી વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો, તેમને બજાર સાથે જોડવાનો અને વૈશ્વિક તકો માટે તૈયાર કરવાનો છે. આ દિશામાં EDII દ્વારા કારીગરોની ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. તે બદલ EDII ટીમનો વિશેષ આભાર. સ્પેશિયલી સત્યા સર એન્ડ બ્રિજેશ સર, થેન્ક યુ સો મચ. માત્ર સેમિનાર નહીં પણ કુટીર પ્રભાગ હેઠળની તમામ VJRC હેઠળ કરવામાં આવેલ કાર્યક્રમની તમામ કોઓર્ડિનેશન પ્રક્રિયા સફળતાપૂર્વક સંભાળવા બદલ અમારા એડિશનલ કમિશનર શ્રી હેતલ પટેલ સરનો ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે જ કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગના પૂર્વ સચિવ શ્રી આર્દ્રા અગરવાલ મેડમ દ્વારા આપવામાં આવેલ મૂલ્યવાન સૂચનો અને માર્ગદર્શન વિના આ કાર્યક્રમ શક્ય ન બન્યો હોત. તે બદલ તેમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અંતમાં આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા તમામ અધિકારી, કર્મચારીઓ, આયોજકો, સહયોગીઓ તથા ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવો તથા કારીગરોનો હું દિલથી આભાર માનું છું. આ સેમિનારમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાન અને પ્રેરણા આપણા કારીગરોને નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચાડશે તેવી શુભેચ્છા સહ મારી વાણી વિરમું છું. થેન્ક યુ. આભાર. थैंक यू मैम. थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट और गेस्ट. और समय समाप्ति पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी तरफ से साहिद साहब को एक छोटा सा मेमेंटो प्रदान करने के लिए सर का इंटरेस्ट और हमारी बारे में हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं. सो एक रोगन आर्ट जो है हम हमारे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी बाकी स्पीकर्स को भी सम्मानित किया जाए. अनुज फॉर हिज डिजाइनिंग इंटरवेंशन की और क्या हो सकता है डिजाइन में, और छोटी छोटी इंटरवेंशन कैसे प्रोडक्ट का क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट में. आइए, आप आइए बेनीवाल मैडम को फॉर हिज पैकेजिंग के बारे में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स देके मैम ने बताया कि हम, और आखिरी एक्सपोर्ट के बारे में बहुत सारी सवाल किया गया था कि हम कैसे और एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. मैं रिकेन सर को बोलूँगा कि थैंक यू आप लोग सबको, आप लोग आए और हमारे साथ जुड़े, और जो भी लर्निंग पे आप लोग का सहायता हुआ है, जो भी आपने पॉइंट्स रेज किया है, उसके साथ कैसे वापस आ सकते हैं और कम्युनिटी को हम सपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में काम करेंगे. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.